गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है, हम लोग लॉ देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि लॉ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ लॉ, और ये क्यों आया। वैसे तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि एक्ट क्यों आता है। तो एक कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम रूल्स बनाते हैं और उसको फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देता है, साइन करता है, और फिर वो एक एक्ट बन जाता है। अब उसके बाद हमने देखा लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉ की ज़रूरत क्यों थी। तो क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इसीलिए जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और वो दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए फिर रूल्स की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इंसान के बिहेवियर को या कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है। फिर हमने देखा मर्केंटाइल लॉ यानी क्या है। तो मर्केंटाइल लॉ यानी एक ऐसा लॉ जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से डील करता है। तो बहुत सारे प्रकार के लॉ रहते हैं, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉज या टैक्स लॉज। तो उसमें से वो वाला ब्रांच ऑफ लॉ जो बिजनेस से डील करता है उसको हम मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं, या बिजनेस लॉ बोलते हैं, या कमर्शियल लॉ बोलते हैं। फिर हमने देखा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है और ये क्यों बनाया गया। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एनफोर्सिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस से डील करता है। मीन्स जो भी वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होना चाहिए, इसीलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। फिर एप्लीकेबिलिटी टू बिजनेस एज वेल एज अदर्स, ये देखा हमने कि ये सिर्फ बिजनेस को नहीं लगता है, बाकी लोगों को भी लगता है। जैसे कि आप कोई भी छोटी सी चीज़ खरीद के लाते हैं दुकान से, जैसे इवन एक पेन खरीद के लाते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली टू बिजनेस कम्युनिटी, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर्स। फिर हमने देखा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सोर्सेज का मतलब है कहाँ कहाँ से ये लॉ बनता है, कहाँ कहाँ से ये आया है। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले तो एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें बताया गया है क्या करना क्या नहीं करना, कैसे क्या चीज़ें करना है, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे पूरा होगा। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई। ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये नहीं लगता। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें वो बताया गया था, वैलिड कब है कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अपन अभी देखेंगे। ये वाला पैराग्राफ अभी आपको नहीं समझेगा, ये मैंने बताया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा इसमें और क्या देखते हैं हम, तो जुडिशियल डिसीजंस या फिर केस लॉज। इसको ही केस लॉज बोलते हैं। मीन्स जब कुछ चीज़ नहीं लिखी होती है लॉ में, या फिर कुछ चीज़ एम्बिग्यूअस होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, क्लियर नहीं होती, तो ऐसे केसेस में फिर हम कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट जो डिसीजन देता है वो फिर लॉ का हिस्सा बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजंस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लागू होंगे, हाई कोर्ट के डिसीजन पर्टिकुलर स्टेट में लागू होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होते हैं। फिर हमने देखा कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड जो होते हैं, यानी तौर तरीके, ये भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। फिर लेकिन हमने ये देखा कि कंसिस्टेंट ये कस्टम्स और ये यूसेज जो है, तौर तरीके जो है, इट शुड बी इट विल बिकम द पार्ट ऑफ लॉ ओनली इफ इट इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, खिलाफ नहीं जाना चाहिए, विपरीत नहीं जाना चाहिए। मीन्स ये अपना कस्टम्स और यूसेज कुछ और बोल रहा है और अपना एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे केसेस में कस्टम्स और यूसेज नहीं लगेंगे, अपना एक्ट लगेगा। फिर एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये देखा हमने, ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ बताता है, लेकिन और बहुत प्रकार के एक्ट है। जैसे कि जब आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, तो ऐसे केसेस में जो एक्ट लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। वैसे ही अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ख़त्म हो गया, ये भी साथ साथ में लगते रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल, ये ख़त्म नहीं होगा। फिर हमने देखा था क्या ये दूसरे लॉ से अलग है। तो हाँ, ये बाकी के ब्रांचेस ऑफ लॉ से अलग है, क्योंकि इसमें आप एक जनरल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए खुद के कानून बना सकते हैं, खुद के रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके बुक में दिया है, मेरे बुक में नहीं था। फिर व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ द एक्ट देखा, मीन्स हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसमें देखा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एकदम बेसिक प्रिंसिपल। अगले साल आपको रहेगा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अभी इस साल नहीं है, जैसे कि इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी नुकसान की भरपाई कराना। फिर गारंटी। गारंटी मीन्स जब अपन किसी व्यक्ति के कोई चीज़ की गारंटी देते हैं कि ये बराबर पैसा देगा, और अगर नहीं दिया तो हमसे ले लेना, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जब हमने चीज़ दूसरे को कोई पर्पज़ के लिए दिया है, जैसे कि यूज़ करना, रिपेयर करना, इसको हम बोलते हैं बेलमेंट। जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, मैं खुद ही मालिक हूँ लेकिन मैं यूज़ करने किसी और व्यक्ति को दे रहा हूँ। फिर प्लेज। प्लेज यानी गिरवी रखना। तो वहाँ पे मैं, यहाँ पे भी चीज़ दी जा रही लेकिन एज अ सिक्योरिटी, मेरे को कुछ पैसे उधारी चाहिए थे और उसके लिए मैंने कोई चीज़ गिरवी रख दिया। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब मैं दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता हूँ मेरे बिहाफ पे कुछ करने को, जैसे एक मकान बिकवाना है और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया कि ये मकान बिकवा दो, तो वो मेरा एजेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फिर हमने ये देखा कि पहले सेक्शन 73 से
76 से 123 जो था ये भी था इसमें, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिखता है आपको दोनों के बीच में। तो ये गैप इसीलिए क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे, बट जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग बनाया गया तो यहाँ से वो वाले प्रोविजंस पूरे हटा दिए गए। उसी प्रकार से आप देखोगे 239 से 266 जो सेक्शंस थे ये पार्टनरशिप से डील करते थे। 1932 में जब पार्टनरशिप एक्ट बना तो ये प्रोविजंस यहाँ से हटा लिए गए और पार्टनरशिप एक्ट में डाले गए। फिर हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो ये भी देखा हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने चालू कर चुके थे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कैसे बनेगा, इसमें क्या चीज़ें होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या ये परफॉर्म होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या ये ख़त्म होगा, फिर रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज़ मीन्स उपाय, अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं तो अगली पार्टी को क्या क्या उपाय रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने देखा, अब यहाँ से चालू होता है आपके एग्ज़ाम का हिस्सा, हमने देखा व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन के हिसाब से एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा आप पूरा करा सकते हैं। इसमें हमने देखा दो चीज़ निकल के आती हैं, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड देयर मस्ट बी ए लीगल ऑब्लिगेशन, तो दोनों चीज़ होना चाहिए। फिर एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखे हमने, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जैसे कि ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और बी ने बोला हाँ 1,00,000 रुपए में, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया एक एग्रीमेंट। ए ने कुछ तो भी पूछा था बी को और बी ने उसको हाँ बोल दिया, यानी एग्री करे, ठीक है। जैसे ही एग्री किए तो दो वहाँ पे प्रोमिसेस का निर्माण हो गया, ए का प्रॉमिस हो गया कि मैं कार दूंगा, बी का प्रॉमिस हो गया कि वो 1,00,000 रुपए देगा, ठीक है। ये दोनों प्रॉमिस एक दूसरे के बदले में है, कार के बदले में 1,00,000 रुपए, 1,00,000 के बदले में कार, तो ये दोनों को ही हम कंसिडरेशन भी बोलते हैं, कंसिडरेशन है ना बदले में, ठीक है, तो कुछ तो भी बदले में मिल रहा है, तो दोनों प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में मिल रही है, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के बदले में रहेगी, ठीक है, इज एन एग्रीमेंट। फिर हमने देखा प्रॉमिस, प्रॉमिस को भी डिफाइन किया है, तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, यानी एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड प्रपोजल मीन्स ऑफर किया और उसको एक्सेप्ट किया, तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो यही ऑफर है, और यहाँ बी ने जैसे ही हाँ बोला तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। यहाँ पे इसको हम ऑफरर बोलते हैं और इसको हम ऑफर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर अल्टीमेटली अगर आप इसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं एग्रीमेंट को, अगर आप बहुत छोटे छोटे चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट को पहले एग्रीमेंट में विभाजित किया फिर उसको और छोटी चीज़ों में विभाजित करते हैं तो इसका पूरा मीनिंग निकल के आता है, इट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब है एक ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस, तभी एग्रीमेंट होता है, तभी प्रोमिसेस का निर्माण होता है, ठीक है। फिर हमने एक और वर्ड देखे थे कंसेंसस एड इडेम, ये धीरे धीरे समझेंगे ऐसे वर्ड्स, मैंने बताया था एक और चैप्टर है आगे जो इसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है, ये वर्ड के ऊपर ही डिपेंड होता है, फ्री कंसेंट करके। तो कंसेंट जो है वो होना चाहिए, कंसेंट यानी ये जो दोनों व्यक्ति सोच रहे हैं, दोनों व्यक्तियों के मन में एक ही चीज़ की बात होना चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेंटले बेचूं और ये सोच रहा है कि ये ऑडी R8 खरीदेगा, फिर भले ये हाँ भी बोल दे, मैंने पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 4 करोड़ रुपए में, इसने हाँ भी बोल दिया तो भी कंसेंट नहीं बनेगी अगर ये कोई और कार सोच रहा था और मैं कोई और कार सोच रहा था, ठीक है। तो इसीलिए देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडम, मीन्स हर व्यक्ति ने एक चीज़ पे एक प्रकार से सोचना चाहिए, तो ये भी वही सोच रहा है और ये भी वही सोच रहा है, तब जाके हम बोलेंगे देयर इज अ कंसेंट, ठीक है, कंसेंसस एड इडम है, तो इसी को आप कंसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिए ही आगे, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब हम बढ़ते हैं आगे, लीगल ऑब्लिगेशन, सेकेंड पार्ट इसी का। तो पहला पार्ट आया एग्रीमेंट, दूसरा पार्ट आ रहा है लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है ये अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि एक जिम्मेदारी होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है ना जिम्मेदारी, ड्यूटी, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स एक लीगल ड्यूटी होना चाहिए, और लीगल ड्यूटी का क्या मतलब है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति वो पूरा ना कराए तो आप कोर्ट जाके उसको पूरा करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लीगल ड्यूटी। तो इट मस्ट नॉट बी मॉरल अलोन, सिर्फ मॉरल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लीगल, लीगल ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पार्टी दूंगा, आप आएंगे क्या, तो आप बोले हाँ ज़रूर आएंगे, मैंने आपको बुलाया, इनवाइट किया, रेडिसन ब्लू में पार्टी है, लेकिन आप नहीं आए, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता। यहाँ पे क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस तो था, मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्टेंस किया, लेकिन
इसके पीछे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आए, ठीक है। ऑब्लिगेशन हो सकता है मॉरल है, आप ये सोच सकते हैं नहीं यार सर ने बुलाए तो जाना चाहिए, बट ये मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। फिर देखो दिया है, फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। दैट इज अ लीगल ड्यूटी, ड्यूटी रहेगी एक, ठीक है, जिम्मेदारी, तो एक जिम्मेदारी होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम एग्री तो करते हैं लेकिन वहाँ पे हमारा इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम वहाँ पे कोई लीगल रिलेशंस क्रिएट करें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे कई बार इवन शादी का भी रहता है कि लोग आते हैं आपको पत्रिका देते हैं घर पे, यानी आपके पिताजी वगैरह को, तो पत्रिका देंगे, उसके बाद आपको भी बोला जाता है बेटा ज़रूर आना, आप बोलते हैं हाँ हम ज़रूर आएंगे, और आप नहीं जाते। अपन कहाँ जाते शादियों में, अपन लोग नहीं जाते, तो मम्मी पापा जाके आ जाते। तो अपन सिर्फ गिनती की शादी में जाते जहाँ या तो अच्छे लोग आते या अच्छा खाना होता है, तो बस वहीं जाते। अच्छे लोग है ना, ठीक है, जाने दो, आगे बढ़ते। तो हाँ, लीगल ऑब्लिगेशंस, तो लीगल ऑब्लिगेशंस तब क्रिएट होते हैं जब आपका इंटेंशन है केस फाइल करना या कोर्ट ले जाना। अगर यहाँ पे मैं अपनी शादी में आपको बुलाता हूँ, आप वादा भी करते हैं हाँ सर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन नहीं आते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का? तो नहीं है। ये एक सोशल इन्विटेशन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन रहे बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम कोर्ट नहीं जा सकते, और कोर्ट नहीं जा सकते तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए दोनों चीज़ होना चाहिए, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पे एग्रीमेंट जरूर है बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूछा आप आएंगे क्या, तो आपने हाँ बोला, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट जरूर हुआ, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दिया, बट यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस उत्पन्न नहीं होते, और इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों चीज़ों का मिलना ज़रूरी है, जहाँ दोनों चीज़ें मिलेंगी वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसको आप एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे अगर ये एग्रीमेंट है और ये लीगल ऑब्लिगेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सिर्फ इतना हिस्सा, जहां पे दोनों जन रहेंगे, दोनों चीज मिलेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों चीज का होना जरूरी है। अगर सिर्फ एग्रीमेंट है और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बन रहा है? जहाँ एग्रीमेंट भी आ रहा है और लीगल ऑब्लिगेशन भी आ रहा है, यानी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पालन करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है, आपको इवन कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको चालान भरना पड़ता है, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपने एग्रीमेंट किया? क्या आपका एग्रीमेंट था क्या पुलिस वालों के साथ? आपने ऐसा लेटर लिखे थे, देखो भाई हाँ लाल लाइट रहेंगी ना तो हम रुकेंगे, हरी रहेंगी तो हम जाएंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट था क्या? तो नहीं। तो यहाँ भी लीगल ऑब्लिगेशन है बट ये कोई एग्रीमेंट के द्वारा नहीं राइज हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है, यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट है और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप मूवी के लिए पूछते हैं, आपने उसको पूछे तू मेरे साथ मूवी चलेगी क्या, उसने हाँ बोली जरूर आऊंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप गए और वो आई नहीं, तो यहाँ पे देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहाँ पे एग्रीमेंट जरूर था, आपने पूछे थे, ऑफर किए थे, उसने हाँ बोली थी, लेकिन वो नहीं आई, तो ऐसे केस में लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल इन्विटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंपलसरी क्या है? एग्रीमेंट भी होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, जहां दोनों मिलेंगे वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखो दिया है, तो लीगल ऑब्लिगेशन पे अपन और डिटेल में पहले देखते हैं, फिर अपन इस पे आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगे। दैट इज अ लीगल ड्यूटी विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कानून की मदद लेके आप उसको पूरा करवा सकते हैं, आप कोर्ट जाके उसको पूरा करवा सकते हैं। तो ये ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसा ऑब्लिगेशन जो अगर पूरा ना करे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। द पार्टीज मस्ट हैव एन इंटेंशन टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर। अब इनको ही प्रोमिसर और प्रोमिसी भी बोलते हैं। ये जो ऑफरर है इसको हम बोलेंगे प्रोमिसर और इसको हम बोलेंगे प्रोमिसी। तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आप देखोगे
प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, तो जनरली ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर देखो दिया है द पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द प्रॉमिसर टू फुलफिल द प्रॉमिस एंड बिस्टो अ राइट। तो एक की ड्यूटी दूसरे का राइट रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ए की ड्यूटी है कि वो कार दे और बी का राइट है कि वो कार मांग सके। दूसरे एंगल से देखो तो बी की ड्यूटी है 1 लाख रुपए दे और ए का राइट है वो 1 लाख रुपए मांग सके, ठीक है। तो दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो दिया है द पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन to impose a duty on the promisor to fulfill the promise and bestow a right on the promisee to claim its fulfillment. This obligation must not be merely moral alone. सिर्फ moral नहीं होना चाहिए, ठीक है। moral का क्या मतलब है कि आपको अंदर से लगता है नहीं यार जाना चाहिए, वो चीज़ अलग हो गई। जैसे मैंने आपको इनवाइट किया तो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है कि रिस्पेक्ट के कारण आप बोलोगे नहीं यार सर ने बुलाया तो अपन ने जाना चाहिए, तो मॉरल्स अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल यानी कानूनी ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा नहीं करो तो आप कोर्ट ले जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो देखो दिया है the obligation must not be merely moral alone, it must be legal obligation होना चाहिए, ठीक है। For example, A invites B to join his marriage party and B promises to do so। देखो यहाँ पे ऑफर हो गया, A ने ऑफर किया B को कि मेरी शादी में आना और B ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, प्रॉमिस कर दिया उसने। बट B इवेंचुअली फेल्स टू कीप अप द प्रॉमिस, वो नहीं आया। In this case, there is a full-fledged agreement between A and B, but behind this agreement there is no intention on the part of the parties to impose a duty on the promiser and bestow right on the promisee। तो यहाँ कोई ड्यूटी और राइट क्रिएट नहीं हो रहा to claim the fulfillment of the contract, therefore the agreement is not enforceable by law, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे कोर्ट नहीं जा सकते, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोल सकते हैं या सोशल एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हो सकता है ऑब्लिगेशन रहे, बट अगर मॉरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होता। तो मॉरल का क्या मतलब है? तो मॉरल का मतलब है कि आपको लगता है नहीं यार जाना चाहिए, तो आपके अंदर से, जैसे अपन बोलते हैं झूठ बोलना गलत है, तो ये क्या है? ये मॉरल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे अपन पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में लिखा रहता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है, पढ़ते ना अपन ऐसा, तो ये मॉरल्स हो गए, ठीक है। लेकिन लीगल का क्या मतलब है? कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कानून है कि अगर आप ये पूरा नहीं करोगे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो लीगल हो गया, ठीक है। तो मॉरल यानी ज़मीर मतलब होता है वैसे उसका, ज़मीर आपने वर्ड सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में वो एक डायलॉग मारता है, मैं उन चीज़ों की स्मगलिंग करता हूँ जिसकी इजाज़त हमारी सरकार नहीं देती, उन चीज़ों की नहीं करता जिनकी इजाज़त मेरा ज़मीर नहीं देता। तो ज़मीर यानी मॉरल्स, ठीक है। तो सरकार इजाज़त नहीं देती मीन्स इलीगल हो गया, लेकिन मॉरल्स अगर इजाज़त नहीं देते तो वो मॉरल्स यानी वही ज़मीर हो गया। खैर ज़मीर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो मॉरल्स यानी जो इथिक्स बोल सकते हैं आप। वैसे इथिक्स और मॉरल्स में भी फ़र्क होता है, तो फिर भी मॉरल्स यानी आपको समझा होगा, समझा कि नहीं? तो मॉरल यानी आपको सही और गलत जो बताता है वो मॉरल्स हो गए, ठीक है। फिर आगे जो वर्ड दिख रहा है इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो जो दो गोले हमने बनाए, वो दो गोले में ये पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। देखो क्या बोल रहे हो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ये सब एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो नहीं। यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इतने एरिया वाले, यहाँ वाले जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे कि एक सोशल इन्विटेशन था कि क्या तुम मेरे शादी में आओगे, तो ये क्या था? ये एक एग्रीमेंट हो गया, उसने अगर हाँ बुलाया तो एग्रीमेंट हुआ, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो एग्रीमेंट और भी हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट हो सकते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर वर्ड है और एग्रीमेंट जो है ये वाइडर वर्ड है। एग्रीमेंट्स में बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, सिर्फ वो वाले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होना चाहिए। अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंपलसरी है कि एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो दिया है
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होगा। तो आप अगर वही दो डायग्राम से देखते हैं, तो अगर आप बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट बहुत प्रकार के हैं, लीगल ऑब्लिगेशन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन वही ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं जो कि एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ये देखते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज, जीनस का मतलब होता है एक वाइडर कैटेगरी और स्पीशीज यानी एक नैरोअर कैटेगरी। जो साइंस वाले उनको ये वर्ड्स अच्छे से पता है, ये साइंस के वर्ड्स है एक्चुअली। तो जीनस यानी एक बड़ा कैटेगरी होती है। वैसे आपने सब नहीं पढ़ा है, 10th वगैरह में सबको ही था। तो जब आपने क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें बताया जाता है ये, फिर प्लांट किंगडम पढ़ा था उसमें बताया जाता है कि जीनस होता है, जैसे अपन देखते हैं छोटे जानवर एनेलिडाज, आर्थ्रोपोडाज, ऐसा था ना कुछ तो भी, फिर रेप्टिलियाज, मैमेलियाज, ऐसे अलग अलग थे। तो ये सब क्या है, एम्फीबियंस। तो ये एक जीनस हो गया। जैसे आप बोलोगे एम्फीबियंस तो जीनस है, उसमें से एक फ्रॉग हो गया, वो स्पीशीज हो गया, वो उसका प्रकार हो गया, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जीनस यानी एक वाइडर कैटेगरी, उसमें से एक प्रकार। जैसे आप बोलोगे कि आर्थ्रोपोडाज यानी बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े को आर्थ्रोपोडाज में डालते हैं, उसमें से एक कॉकरोच। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉकरोच है, ठीक है। तो ऐसा मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में लिख के आएंगे कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉकरोच। तो ऐसा नहीं लिखना, एग्रीमेंट मीन्स इंसेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉकरोच, तो ऐसा नहीं, ठीक है। बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जीनस का मतलब है एक वाइडर कैटेगरी, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, तो रेप्टाइल्स एक वाइडर कैटेगरी हो गया, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं उसमें से एक छिपकली, ठीक है। तो रेप्टाइल्स बहुत प्रकार के होते हैं, तो एग्रीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से एक छिपकली होती है, तो वैसे उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट है ना छिपकली हो गई, ठीक है। ऐसा मत लिखना, ये समझाने का तरीका है, क्योंकि ये जीनस और स्पीशीज जो है ना, ये साइंस की टर्म्स है। तो साइंस में ये आपने पढ़ा होगा, हर किसी ने ही पढ़ा होगा। तो जीनस यानी एक वाइडर कैटेगरी, उसमें से एक प्रकार, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। जैसे बहुत सारी मछलियाँ पाइसेस, उसमें से गोल्ड फिश, ठीक है। तो गोल्ड फिश यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा है, एग्रीमेंट इज अ जीनस मीन्स अ वाइडर कैटेगरी ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीशीज यानी नैरोअर कैटेगरी। तो आप देखोगे एग्रीमेंट इज अ वाइडर कैटेगरी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। जैसे आप किसी को चाय पे बुलाते हैं, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया। खाना खाने बुलाया आपने, तो वो बोलते हैं हाँ हम जरूर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो नहीं आए तो ऐसे केस में आप केस वगैरह फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो जरूर था, बट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते, ठीक है। तो देखो दिया है, एन एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। ये दो गोले से ही आपको सब समझ जाता है। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट वाइडर टर्म है। इट मे बी अ लीगल एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और अ सोशल एग्रीमेंट, जैसे कि चाय पे बुलाना, खाने पे बुलाना, या मूवी देखने जाना, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Agreements relating to social matters like an agreement to go to movie together or to visit to a hotel do not create legal obligations between the parties and hence are not contracts, ठीक है। तो ये सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स हो गए, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं किए जा रहे। ओनली दोज एग्रीमेंट्स ग्रो इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। सिर्फ वही ऑब्लिगेशन, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने जिन्होंने लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया, ठीक है। तो सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो पूरे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वैसे ही पूरे लीगल ऑब्लिगेशन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप दोनों एंगल से बोल सकते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, या दूसरे एंगल से बोल सकते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं, जो एग्रीमेंट के द्वारा बनाए गए। क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर आप ये पूरा नहीं करोगे तो ऐसे केसेस में आपको पेनल्टीज लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको पुलिस वाला पकड़ेगा, आपको चालान लगेगा। तो यहाँ पे भी लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून के तहत ये भी गलत है, लेकिन ये एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। आपने यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं किया ऐसा पुलिस वालों के साथ, या आरटीओ में ऐसा एग्रीमेंट नहीं करते अपन कोई, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जो है ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ये भी पूरा करना है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता। तो ये कोई और प्रकार से लीगल ऑब्लिगेशन है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते। तो ये भी ऑब्लिगेशन है, ये भी पूरा करना है,
अगर ये भी पूरा नहीं करोगे तो जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो पूरा तो करना है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रकार की चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे कोई एक्ट है उनमें ये जरूर आता है। तो देखो दिया है, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू अ मूवी टुगेदर और अ विजिट टू अ होटल डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन between the parties and hence are not contracts. Only those agreements grow into contract, only those agreements grow into contract which create legal obligation. तो सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे दिया है इसका ही डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर वर्ड। पहला पॉइंट कभी भी डेफिनेशन देखोगे आप, तो जब भी आप कोई भी प्रकार का डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट उसका जो डेफिनेशन होता है या उसको एक्सप्लेनेशन होता है वो रहता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही है एवरी प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। तो एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यानी क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ए ने बी को पूछा और बी ने हाँ बोल दिया, तो ये हो गया ऑफर और एक्सेप्टेंस। फिर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये भी एग्रीमेंट है बट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहला पॉइंट डेफिनेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, ज्यादा चीजें कवर होती है। इट इज अ जीनस, जीनस है। इट इंक्लूड्स लीगल एज वेल एज सोशल एग्रीमेंट्स। तो लीगल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं और सोशल भी। कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशीज ऑफ एन एग्रीमेंट, तो ये उसका एक प्रकार है। इट इज अ नैरोअर टर्म, ये नैरो है, ठीक है। तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट छोटा टर्म है। फिर एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करें, बट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। A contract necessarily creates legal obligation. All agreements are not contracts. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर है, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहेगा, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है। अपोजिट भी पूछ सकता है इसका, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। तो अपोजिट भी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा द आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट के नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट नोट के आ सकते हैं, या कमेंट करके आ सकता है। तो आपको कमेंट आ जाएगा, लिखा रहेगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट, ठीक है। तो ये दो गोले अपने आप ध्यान आना चाहिए, तो ये डायग्राम्स अपने आप याद आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम्स भी आप इवन एग्जाम में बना सकते हैं। इनफैक्ट ये बनाओगे तो आपका लिखना भी आसान हो जाएगा, आपको लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी, और इवन पेपर प्रेजेंट होने में भी थोड़ा एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। आप अच्छा पेपर प्रेजेंट करोगे तो, क्योंकि लिखेंगे सब लोग वही, लेकिन आप ऐसी कोई एडिशनल चीज़ अगर देते हैं, डायग्राम वगैरह डाल देते हैं, तो इससे आपका लिखना भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपको फिर बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डायग्राम देख लिए तो डायग्राम में अपने आप समझ जाता है कि एग्रीमेंट जो है वाइडर वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट जो है नैरोअर वर्ड है। एग्रीमेंट सोशल हो सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं। सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे, लीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम्स अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाता है, और डायग्राम्स में एक्चुअल में मार्क्स मिलते हैं। तो इसके ऊपर आपको कमेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये आएगा तो आप पॉइंट वाइज लिखो, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज अगर आपने लिख लिया, एक एक पॉइंट डाल दिए उसमें, तो हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है। तो ये भी आया तो शॉर्ट नोट भी आया तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पैराग्राफ वाइज लिखो, वो भी पॉइंट वाइज आप बताओ, एक एक पॉइंट लिख दो। पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख दो, फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दो, फिर बताओ एग्रीमेंट इज अ वाइडर वर्ड, इट इज़ अ जीनस, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशीज, इट इज़ अ नैरोअर वर्ड। फिर लिख देना कि एग्रीमेंट बहुत प्रकार के रहते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट। सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट करते हैं, लीगल एग्रीमेंट होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये भी वही क्वेश्चन है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे उल्टे एंगल से पूछा है। पहले एग्रीमेंट के एंगल से बताया, अब यहाँ ऑब्लिगेशंस के एंगल से बताया। किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, तो वो वाले लीगल ऑब्लिगेशन हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो वही दो गोले में पूरा ये टॉपिक सिमट जाता है।
तो किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन? वो लीगल ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए, ठीक है। तो आप दोनों एंगल से बोल सकते हैं। किस प्रकार के एग्रीमेंट पूछा तो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन पूछा तो उस प्रकार के ऑब्लिगेशन जो कि एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं, ठीक है। तो दिया है ऑब्लिगेशंस में अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, बहुत प्रकार से ऑब्लिगेशंस भी अराइज हो सकते हैं, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, बेस्ट एग्जांपल। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स only with such legal obligations which arise from an agreement. Obligations which are not contractual in nature are outside the purview of the law of contract. ठीक है, तो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करना है, ये भी पूरा करना है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे के बाहर है, ठीक है। तो दीज आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाहर है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं आते। ये पूरे जरूर करना है पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो जरूर करना है बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएंगे। तो कौन कौन से और सोर्सेस हो सकते हैं? तो दिया है अदर सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशंस आर ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रस्ट लॉ। एक ट्रस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा आपको इस साल कंसेप्ट है इसका ट्रस्ट का, वैसे ज़्यादा डिटेल में आपको ये ट्रस्ट के बारे में नहीं है। तो ट्रस्ट क्या होता है ये सब थोड़ा आएगा, बहुत आगे आएगा, केस हो गए कुछ ख्वाजा मोहम्मद वगैरह से देखेंगे अपन। तो वहाँ पे ट्रस्ट क्या होता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रस्ट में भी कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। वैसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट यानी टॉर्ट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो टॉर्ट की डेफिनेशन है इट इज अ सिविल रॉन्ग। ये क्राइम नहीं है बट यहाँ पे कुछ गलती तो हुई है। जैसे कि एक एक्चुअल एग्जांपल है, उससे लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति रहता है, वो मजदूर रहता है, वो एक जगह कहीं पे ऐसा हथौड़े से लोहा सलाख काटने का काम करता है। आपने देखे होंगे कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है, ऐसा एक दो मजदूर होते हैं, एक मजदूर वो चैली लेके बैठेगा और दूसरा मजदूर वो हथौड़े से ऐसा मारता है। देखा है क्या आपने ऐसा? आजकल तो मशीन से कटता है बट पहले ऐसा होता था। तो वो सलाख रहती, सलाख को रखते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं, वो चैली रखेगा और वो हथौड़ा मारेगा। अब क्या होता है, ये काम चल रहा था एक जगह कंस्ट्रक्शन का, एक मजदूर रहता है, वो हथौड़ा ऐसा उठाता है, मारता है, उठाता है, मारता है, बार बार करना पड़ता है तब जाके कटता है। फिर एक बार फिर ऐसा उठाता है और वो जो हथौड़े का सर होता है वो निकल जाता है, हैमर हेड, वो जाके किसी को पीछे लग जाता। अब उसको लग गया। अब यहाँ पे बताओ क्या जिस व्यक्ति ने वो काम किया उसकी जिम्मेदारी है कंपेंसेट करने की? तो आंसर है हाँ, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके वजह से उसको नुकसान हुआ, तो यहाँ कंपेंसेट करना पड़ेगा उसको, पैसे वगैरह जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा वो करके देना पड़ेगा। बट बताओ क्या ये क्राइम है? क्या उसने जानबूझ के ही किया? तो नहीं, ये क्राइम नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो ये अगर वो जानबूझ के मारेगा तो वो बात और है, लेकिन ये क्राइम नहीं है, ये तो ऐसा गलती से एक एक्ट हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। बट ये जो है इसको भी गलत तो बोला जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिविल रॉन्ग। इट इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो सिविल रॉन्ग। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। तो टॉर्ट की डेफिनेशन ये है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अपने को ये है नहीं, जो लोग लॉ पढ़ते हैं, एलएलबी करते हैं, उन लोग को लॉ ऑफ टॉर्ट पूरा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अपने को इवन एक चैप्टर भी नहीं है, बट ये टॉर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो टॉर्ट यानी जहाँ पे आपका कुछ गलत करने का, क्राइम करने का इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी कुछ नुकसान हो गया दूसरे का आपके वजह से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कंपनसेट करके दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ भी देखो लीगल ऑब्लिगेशन है, वो व्यक्ति आपसे क्लेम करा सकता है अगर आपके कारण उसको हानि पहुंची है तो देयर इज एन ऑब्लिगेशन। बट क्या ये एग्रीमेंट से बना था? क्या ऐसा एग्री किया था कि देख भाई तू पीछे खड़े रहना, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा तेरे सर पे जाके लगेगा, फिर मैं तेरे को पैसा दे दूंगा? तो नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि मैं ऐसा करूंगा तेरे सर पे जाके गिरेगा। अगर ये बोला जाता तो फिर एग्रीमेंट होता, बट ये क्या है, ये तो हो गया, इंसिडेंट हो गया एक, ठीक है। तो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बट इट इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, तो ये भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, ठीक है। ये भी ऑब्लिगेशन जरूर है, ये भी पूरा जरूर करना है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। तो दिया है वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ड्यूटीज होती है, तो ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो वो भी कुछ ड्यूटीज देता है, जैसे कि आप अपने नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं करेंगे वगैरह, नेशनल एंथम का अपमान नहीं करना, और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती है, किसी को मारना पीटना नहीं, तो वो सब भी ड्यूटीज है, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये ड्यूटीज भी है, यहाँ भी अगर आप कुछ गलत करोगे तो वहाँ पे कंपेंसेट करने की जिम्मेदारी होती है,
बट स्टिल यहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे लीगल ऑब्लिगेशन जरूर है बट देर इज नो एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट नहीं होगा और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीज होगी। सिर्फ एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जहां पे दोनों मिलेंगे वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो दे आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिंस दे आर नॉट वॉलेंटरीली क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा वो नहीं बनाए गए। सैलमन हैज राइटली ऑब्जर्व, तो सैलमन ने बोला है, अब मैंने बताया था ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, और आप अगर ये कोट करेंगे तो आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। जैसे आपको यही क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ये भी आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें भी आप ये वर्ड्स कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है इसने, तो सैलमन ने बोला है ये अगर आपको एग्जैक्ट टेक्निकल वर्डिंग्स याद नहीं रही तो भी चलता है, आप थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग्स में बोल सकते हैं। और अगर ये व्यक्ति का नाम याद नहीं आया तो मेरा नाम लिख देना, नहीं मेरा नाम मत लिखना। तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि समवन हैज़ राइटली सेड, तो ऐसा लिख दिए तो उसका भी अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना। ठीक है, तो अपने को क्या आगे वाले की मानसिकता से खेलना पड़ता है। जब ये थ्योरेटिकल पेपर होता है ना तो हर कोई लिखने वाला है एक जैसा, तो आपका पेपर कैसे अलग हो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने ऐसा अलग से कोट कर दिया तो एकदम से अलग इंप्रेशन पड़ जाता है, क्योंकि और घुमाना फिराना नहीं, यहाँ पे टू द पॉइंट लिखना। जैसे आपको यही कोई भी क्वेश्चन आया तो अपने को आदत होती है बीकॉम की, तो अपन क्या करते बार बार घुमा फिरा के वही चीज़ लिखते, तो ये यहाँ पे नहीं चलता। बीकॉम या 12th वगैरह में जो चलता था वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे टू द पॉइंट होना, रिपीटेशंस मत लिखो। ठीक है, क्योंकि आप सोच के देखो जो व्यक्ति चेक कर रहा है पेपर उसकी मानसिकता को देखो, बेचारा एक तो जो सीए वगैरह है वो लोग चेक करते हैं, दिन भर ऑफिस करेगा वो, उसके बाद फिर रात को पेपर लेके बैठेगा। एक पेपर को अच्छे से चेक करने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं कम से कम। अब उसका इतना टाइम जा रहा है एक एक पेपर में, और वो दिन कैसा गया उसका पता नहीं। अगर दिन बुरा गया है, उसका बीवी बच्चों से झगड़ा हुआ है किसी से, तो हो गया, फिर आपके पेपर पे पूरा गुस्सा निकलने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, टू द पॉइंट लिखना है। ऊपर से आप अगर वहाँ घुमा दोगे उसको, बार बार वही लिख रहे हैं तो और फ्रस्ट्रेट होगा वो। तो आपको घुमाना फिराना नहीं है, जैसा है टू द पॉइंट लिखो, एक चीज़ एक बार लिखे, समझ गई, समझा दिए और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन पे मार्क नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप जितना टू द पॉइंट लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको फिर अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों से आप ये बढ़ा सकते हैं, ये सब ऐसे कोट वगैरह डाल के, तो ये कोट्स वगैरह आपको डालना चाहिए। अब वैसे लिखना एक कला है तो वो आपको खुद को ही सीखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, बट आपके बुक में काफ़ी कुछ ऐसी दी हुई है चीज़ें जो आपको वैसे मॉड्यूल वगैरह या बाकी जगह नहीं मिलेगी, बट ये बुक में आपको दी गई है। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, ऐसे कोई चीज़ लिखते हैं, तो इससे आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला है सैलमन ने, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। वही डायग्राम से समझो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। पूरे ऑब्लिगेशन से भी डील नहीं करता वो, पूरे एग्रीमेंट से डील नहीं करता वो, पूरे ऑब्लिगेशन से नहीं डील करता। इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड द लॉ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस विच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट। वो ऐसे एग्रीमेंट की बात करता है जो लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं। ठीक है, समझा गया? तो ये उसने बोला, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोला, वही बोला जो लिखा है। ठीक है, बट ऐसा अगर आप लिख देते हैं तो इससे आपके एग्जाम में ज़रूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखना आना चाहिए। तो ये फेंकना वगैरह थोड़ा पड़ता है, फेंकना नहीं है ये, वैसे टू द पॉइंट फेंक रहे हैं ना अपन, तो फेंकना नहीं बोलते। तो ये एक्चुअल में इससे मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश वगैरह का पेपर है, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, ऐसा कुछ अगर आपको याद आता है, जैसे ऐसे वगैरह आता है, तो मेरे को याद है, मैं फेंकने में माहिर हूँ, फेंकने में यानी ये वाला काम की चीज़ें फेंकने में। तो ऐसा ऐसे आया था कुछ डिफॉरेस्टेशन या ट्रीज वगैरह पे, तो मैं बहुत फेंक के आया था। उसमें किसी का तो भी एक कोट है, मेरे को याद था वो, तो मैंने वो छाप के आ गया था। उसमें ऐसा बोला है कि व्हेन द लास्ट ट्री इज कट एंड द लास्ट रिवर इज पॉइजन्ड देन ओनली मैन विल रियलाइज दैट ही कैन नॉट ईट मनी। अब ऐसा चिपका दिया आपने तो एकदम से इंप्रेशन पड़ जाता है। तो एकदम गहरी बात है, जब आखिरी झाड़ भी कट चुका होगा, जब आखिरी नदी भी पॉइजन हो चुकी होगी, तब इंसान को रियलाइज होगा कि पैसे को खाया नहीं जा सकता। ऐसा एकदम गहरे गहरे चिपका देना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है। अब क्या थ्योरेटिकल पेपर में आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ेंगे, नहीं तो आप और कुछ नहीं कर सकते। डायग्राम्स बनाओ एक तो, दूसरा ऐसे कोई कोट्स वगैरह जिसके याद आ रहे हैं आपको, और ये भी इररिलेवेंट वाले नहीं, ये काम के कोट्स हैं। ठीक है, ये इससे रिलेटेड वाले कोट्स हैं। तो देखो दिए है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दी
होल ऑफ एग्रीमेंट, वो पूरे एग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रहा. नॉर इज द होल ऑफ ऑब्लिगेशन, पूरे ऑब्लिगेशन की भी बात नहीं कर रहा. इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस एंड दोज ऑब्लिगेशंस विच हैव देयर सोर्स इन एन एग्रीमेंट. ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. हो सकता है आपको हैव अ सोर्स इन देयर इन द एग्रीमेंट ये याद नहीं आ रहा, तो विच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट इतना भी लिख दे तो चलता है. ठीक है, तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. It is the law of those agreements which create obligation and those obligations which arise from an agreement. ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत ऐसा आप लिखोगे कि हाँ इसने किसी ने तो भी बोला है तो उससे फर्क पड़ेगा. हाँ, एग्जाम्पल तो दिया ना मैंने. ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? हाँ, एग्रीमेंट नहीं है. तो वही एग्जाम्पल यहाँ लग रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट. सब एग्रीमेंट की बात नहीं करता हूँ. ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, लेकिन वो सब एग्रीमेंट की बात नहीं करता. फिर क्या लिखा है? फिर बोला है नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ना वो पूरे ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, उसकी बात नहीं करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझ रहा कि नहीं? अब ये इंग्लिश की एरर है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आपको इसके लिए इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा. तो एक्चुअल में इंग्लिश की एरर है क्योंकि मैंने समझाया विद एग्जांपल समझाया, बट फिर से बता रहा हूँ. देखो ध्यान दो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, वो हर एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा. ठीक है, फिर नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ना वो पूरे ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है. बहुत प्रकार के ऑब्लिगेशंस है, टॉर्ट के ऑब्लिगेशन है, जैसे वो हैमर वाला एग्जाम्पल, उसका भी ऑब्लिगेशन है. तो बहुत प्रकार के ऑब्लिगेशन है, बहुत प्रकार के एग्रीमेंट है. इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट, ये उन एग्रीमेंट की बात कर रहा है विच क्रिएट ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं. तो ये वो एग्रीमेंट जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है. फिर एंड दोज ऑब्लिगेशंस, वो ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है विच हैव देयर सोर्स इन एन एग्रीमेंट, वो ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट से बने हैं. ठीक है, समझा क्या? ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश भी इंप्रूव करना पड़ेगा. मैंने आपको इसीलिए पहले दिन बोला था, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है. आपको इंग्लिश का वैसे टॉपिक है, बट आपको ये ज़रूरी है कि आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. तो आप इसके लिए बुक्स ले सकते हैं. और इंग्लिश का मतलब हेलो हाय वाली इंग्लिश नहीं, हे व्हाट्सअप वगैरह नहीं, तो वो जो अपन बताते वो वाली नहीं. आपको ग्रामर सीखना है. ठीक है, तो आपको अगर लगता है तो आप एक बुक खरीद सकते हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें हिंदी में इंग्लिश समझाया गया, ग्रामर समझाया गया, हिंदी या मराठी जैसा भी जो आपकी मदर टंग है उसमें. क्योंकि क्या होता है, अपन इंग्लिश की बुक लेते हैं जो इंग्लिश में समझा रही, तो इंग्लिश आती नहीं पहले, और इंग्लिश में अपन रेन एंड मार्टिन उठा के लाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा. भले बेस्ट बुक है वो, लेकिन जब आपको ग्रामर नहीं आती और आप वो इंग्लिश में ही सीखोगे तो क्या समझेगा. तो ऐसी बुक उठा के आओ. ऐसी बुक है जैसे प्रसाद पब्लिकेशन वगैरह, ऐसे कोई कोई है पब्लिकेशन जिनकी ऐसी बुक्स है जिसमें हिंदी में इंग्लिश पढ़ना सिखाया है, हिंदी में ग्रामर सिखाया है. ठीक है, ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी इंग्लिश नहीं. तो ग्रामर सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ग्रामर वगैरह ये सब आपको इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, और ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअल में. आप अगर एंड वर्ड लिखते हैं इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखते हैं तो इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है. भले ही बात वही बोलो आप, जैसे आप लिखोगे आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा. आप लिखोगे आई प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, इसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा. बात वही बोल रहे हो आप, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया. तो ये इंग्लिश का आपको इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश खराब है तो सीए नहीं हो सकता, सीए हो सकता है, बट इंग्लिश अच्छी है तो आसानी से हो सकता है और इजी हो जाएगा. तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, और इसीलिए अब इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको लाया गया है. तो इंग्लिश अच्छे से ध्यान दो, इंग्लिश के भी जो क्लास होगी उसमें ध्यान देना. भले आपको लग रहा होगा कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश एकदम, फिर भी ध्यान देना. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना. पूरी क्लास वगैरह अच्छे से करो सब, और आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, जैसे शादी में जाने के एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, चाय पे बुलाने के एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा. नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, हर ऑब्लिगेशन की भी बात नहीं कर रहा, ट्रैफिक नियमों की बात नहीं कर रहा, हथौड़े वाले एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा. इट इज द लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, दोज एग्रीमेंट्स, उन एग्रीमेंट्स का कानून है, उन एग्रीमेंट्स की बात करता है विच क्रिएट ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन एग्रीमेंट की बात कर रहा है जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जिससे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं. या फिर एंड दोज ऑब्लिगेशंस, वो ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है विच हैव देयर सोर्स इन एन एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए, वो ऑब्लिगेशंस जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए. तो कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है
या तो आप ऐसा बोलो कि वो एग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए। तो दोनों एंगल से बोल सकते हैं आप। ठीक है, समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये इंप्रूव करना है। और अगर ये वर्ड्स नहीं जमते हैं तो गलत मत लिखना। ठीक है, जैसे किसी ने कुछ बोला तो गलत मत लिखना, जमता है तब लिखो, नहीं जमता है तो इग्नोर कर सकते हैं आप जनरल जो नॉर्मल वर्ड्स है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ये वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बहुत अच्छा है, ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है, जिनको लॉ में और अच्छा स्कोर करना है, जिनका स्ट्रांग है लॉ लॉ या हो जाएगा, तो उन लोग ये चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, इससे स्कोर में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गलत नहीं लिखना। ठीक है, आपने यहीं पे कुछ भलते ही लिख दिया, इसका मीनिंग ही बदल गया, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आप जोड़ने को अपने वर्ड्स में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मीनिंग अगर बदल गया तो बात खत्म हो गई, फिर आपके मार्क्स बढ़ने के बदले कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा है लॉ, इंग्लिश अच्छी है, तो आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे स्कोर बढ़ा सकते हैं, और लोगों को आते हैं स्कोर, इवन 82 85 ऐसे स्कोर लाए हैं लोगों ने। तो अगर इतना ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं लॉ जैसे सब्जेक्ट में, जो कि बड़ी बात होती है सीए एग्जाम्स में, 60% में तो रैंक लग जाता है। तो आप देखो कि 60% वाला मेरिट आ जाता है। तो इवन फाउंडेशन लेवल पे, फाइनल में तो 65% पे हो सकता है फर्स्ट रैंक लग जाए, 65 70 के बीच में। 70 के ऊपर बहुत मुश्किल से जाते हैं लोग, तो 70% पे तो रैंक पक्का ही है, 100% रैंक है, 70% पे AIR 1 आ जाता है। तो इतना यानी अगर आपका वहाँ तक स्कोर आ रहा है 82 85, यानी बहुत अच्छा स्कोर है वो। ठीक है, तो भले आपको अभी तक मिलता रहा होगा, हो सकता है आपने 12th में इको में या कोई भी थेरोटिकल सब्जेक्ट में 95 99 तक लाए होंगे, 100 लाए होंगे, लेकिन यहाँ पे 80 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। 80 क्या 60 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। 60 प्लस यानी एग्जाम्शन बोला जाता है, तो 60 प्लस यानी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, 60 क्या 40 प्लस अच्छा स्कोर है, पास हो गए बड़ी बात होती है। हाँ, एक्चुअल में सी एग्जाम्स में स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे पास होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हर इसमें आपको 40 प्लस होना, और एग्रीगेट में आपको 50 प्लस होना। ठीक है, तो तब आप पास होते हैं। तो अगर एक भी चीज़ रह गई तो फिर से पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से फाउंडेशन लेवल पे ऐसा कोई एग्जाम्शन का कंसेप्ट नहीं है कि एक पेपर में 60 प्लस आए तो वो नहीं देना, ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट में ये रहता है, इंटरमीडिएट में ऐसा रहता है, आपने पूरे पेपर दिए, एक में 60 प्लस आया तो आपको वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो अगले बार नहीं देना पड़ता। बट फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है, फाउंडेशन में आपको पूरा फिर से देना पड़ेगा। तो इसीलिए हर चीज़ को इक्वल वेटेज दो। ऐसा नहीं करना कि एक सब्जेक्ट बहुत पढ़ रहे दूसरा नहीं पढ़ रहे, ऐसा होगा आपके साथ। आपको लॉ पढ़ने की बहुत इच्छा होगी, ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों का ये फेवरेट हो जाएगा, और बहुत इच्छा होगी, ऐसा लगेगा लॉ ही पढ़ते रहो। तो ये गलती मत करना। ठीक है, साथ में सब पढ़ो, बाकी चीज़ें भी पढ़ना है, जो चीज़ नहीं जम रही वो भी पढ़ना है, जो चीज़ जम रही वो भी पढ़ना है, जो चीज़ जम रही उसको भी इनको इग्नोर मत करना। क्योंकि मैंने बताया हूँ आपको कि ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनको साइंस से है, बट उनका मैथ्स ही फिर रह गया, तो मैथ्स रह गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बाकी सब में निकल गया, लॉ जैसा एक पेपर है उसमें रह गया, क्योंकि थेरोटिकल है और लिखने की बात है। तो ऐसा होता है, और सिर्फ लॉ से स्कोर नहीं होगा, इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, लॉ से स्कोर ज़रूर होगा, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान दोगे तो और अच्छा होगा। वैसे लॉ इतना अच्छा हो जाएगा आपका कि आप इसी से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, यानी 40 प्लस तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो 80 मार्क्स का 60 मार्क्स का आपका लॉ है, उसमें से 40 के ऊपर मेरे हिसाब से आप लॉ में ला सकते हैं आराम से। ठीक है, तो 60 में से 40 इधर आ गए, उधर पे बाकी स्कोर कर लो, तो 40 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, तो आराम से आ जाते। और इवन CPT लेवल पे बहुत अच्छे स्कोर आते थे, थोड़ा इस बार कम आए हैं, बट नहीं तो आप देखोगे कि CPT लेवल पे भी इवन 40 में से 40 तक लाते थे लोग, तो इतना अच्छा स्कोर भी लाते हैं। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। हाँ, यहाँ पे है, लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं। हाँ, तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और बाकी के जो एक्ट होते हैं, यहाँ पे सेल नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगा, बट रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह ये सब होते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई जगह लिखा होता है ऐसा एग्रीमेंट है तो ये तभी वैलिड होगा जब ये रजिस्टर्ड रहे। सिर्फ आपने लिख लिया एक पेज पे तो वैलिड नहीं होता, भले स्टैम्प पेपर पे लिखो तो भी वैलिड नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता लगेंगे। बट ऐसे एग्रीमेंट्स अगर किए हैं तो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच जो एग्रीमेंट होता है ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जो किराए का एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको लीज या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं।
वैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है बट रिटर्न में नहीं है तो आप एनफोर्स कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे, ये सब दिक्कत आती है। एप्लीकेबल रहता है, रिटर्न में नहीं भी रहा तो भी वैलिड है, बट फिर भी आप प्रूव कैसे करोगे? कल चल के कोई पूरा नहीं कर रहा है तो आप कैसे प्रूव करोगे? कोर्ट कैसे जाओगे? यानी आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना, ऐसी बात हुई थी। तो लिखित रहे तो बेटर रहता है। इनफैक्ट कई लॉ तो ये बोलते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है जितने भी प्रॉपर्टी के सेल परचेस वगैरह के डॉक्यूमेंट होंगे वो लिखित भी होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जब तक रजिस्टर नहीं होता तब तक वो वैलिड नहीं होता। भले ही लिख लिया आपने स्टैम्प पेपर पे सब है, तो भी जब तक रजिस्टर नहीं होगा उसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती। अब रजिस्टर होने का क्या मतलब है वो देखेंगे धीरे धीरे। तो रजिस्टर होना है ना, एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, आपने सुना होगा रजिस्ट्री लगाते हैं लोग, प्लॉट खरीदे, घर खरीदे तो रजिस्ट्री लगाते हैं। रजिस्ट्री है ना, वही है, रजिस्टर कराना पड़ता है उसको अपने को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके। वो जब रजिस्टर करता है तब जाके ये पूरा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि ज़रूरी होती है अलग अलग लॉ के हिसाब से। हम अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह रहता है तो वो सब में भी जो रूल्स लिखे हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अपन एकदम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ रहे हैं, अपने को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है। ठीक है, तो अपने को सिर्फ सेल ऑफ गुड्स वगैरह देखना है, तो उसमें और चीज़ें और धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आगे बढ़ते हैं। राइट इन पर्सोनम। अब राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब है? तो राइट इन पर्सोनम का मतलब है एक राइट अगेंस्ट अ पर्सन। यहां दिए ही है, राइट ऑफ पर्सोनम मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो मेरे को एक कैलकुलेटर लेना था। अब समझो आपके पास एक कैलकुलेटर है, आपने लेके आए। अब वो कैलकुलेटर मेरे को बड़ा पसंद आया, मैंने आपको पूछा बेचते क्या? तो आप बोले हाँ सर बेचने को तैयार हूँ। मैं बोला कितने रुपए में? तो आप बोले 500 रुपये। मैंने आपको तुरंत 500 रुपये निकाला, दे दिया। अब मैं आपसे कैलकुलेटर मांगा तो आप बोले सर एक काम करो ना, कल ले लेना, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है, स्टैट्स वगैरह है, कैलकुलेटर लगेगा, तो आप एक काम करो कल मेरे से ले लेना, कल मैं दूसरा भी कैलकुलेटर ला लूंगा, आप ये वाला कैलकुलेटर रख लेना। मैं बोला ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन से। अब दूसरे दिन मैंने आपको पूछा, आप बोल रहे सर मैं भूल गया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, कल ला लेना। फिर तीसरे दिन पूछा, फिर भूल गया। फिर चौथे दिन फिर भूल गया। रोज़ ही भूल जा रहे आप। अब यहाँ पे आप लाना ही नहीं चाह रहे कैलकुलेटर, लेके ही नहीं आ रहे। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेटर मेरे को इनके पास दिखा। अब मैं बोल रहा हूँ लाओ मेरा कैलकुलेटर है, अब मैं ये कर सकता हूँ क्या, छीन सकता हूँ क्या वो कैलकुलेटर? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है इनका है, वो कैलकुलेटर उनका है। तो ऐसे केसेस में जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं उससे ही वो कैलकुलेटर मांग सकता हूँ, भले ही वैसा कैलकुलेटर दूसरे व्यक्ति के पास है, बट मेरा दूसरे के प्रति कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो रहा, मेरा उस व्यक्ति के प्रति अधिकार हो रहा है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति से क्रिएट हुआ वहां से मैं क्लेम कर सकता हूँ। इस राइट को हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट अ पर्सन। मेरे को राइट है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। तो ऐसा एकदम बुरा नहीं मानना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो सर मैं ऐसा करूँगा क्या, तो एग्जाम्पल्स है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इससे आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आता है। तो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट मेरा जब राइट क्रिएट हो रहा है कि मैंने जिस व्यक्ति को बोला था, जिस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं उसी व्यक्ति से क्लेम कर सकता हूँ कैलकुलेटर, तो इसको हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन पर्सोनम मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के विरुद्ध मेरा एक राइट, एक अधिकार क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब एक अधिकार एक व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा बनता है तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट अ पर्सन है, राइट इन पर्सोनम है। ठीक है, और वैसे ही दूसरा एक राइट होता है राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी ताकत आपसे आपका वो अधिकार नहीं छीन सकती, उसको हम बोलते हैं राइट इन रेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर पे आराम कर रहे हैं तो आपको कोई वहां से निकाल नहीं सकता, ये आपका राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति आएगा भगा देगा आपको, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका घर है। तो आपको ये अधिकार है कि आप वहाँ पीसफुल पोजीशन रख सकें, आप वहाँ आराम से शांति प्रिय तरीके से रह सकें। ठीक है, वो बात और है, पिताजी वगैरह बोल सकते हैं पड़ा रहता है चल, तो पिताजी की बात और है, तो मम्मी बोल रहे हैं वो बात और है, लेकिन लीगली देखो तो कोई और व्यक्ति आपसे वो चीज़ नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके वो अधिकार छीन यानी छीन नहीं सकती, तो आपसे वो अधिकार नहीं छीने जा सकते। इसको हम बोलते हैं राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दुनिया को कोई भी व्यक्ति आपसे वो नहीं छीन सकता, वो राइट इन रेम है।
ठीक है। और राइट इन पर्सोनम मीन्स वो पर्टिकुलर व्यक्ति से ही आप क्लेम कर सकते हैं, ये राइट इन पर्सोनम है, ठीक है। तो राइट इन पर्सोनम मीन्स पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, और राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लिखा ही है वैसे वहाँ। तो ऐसा है, समझती क्या मेरी राइटिंग आपको इसमें, समझती ना। इसमें थोड़ी मेरे को उतनी आदत नहीं है ना, इसीलिए मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ यहाँ। तो यानी लिखता हूँ बट उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, नहीं तो बोर्ड पे अच्छी अलग राइटिंग आती है, यहाँ पे अलग आती है। अब ठीक है, यहाँ कैसा राइट अच्छे से जमता नहीं है, अलग ही चाहे, ठीक है। आदत नहीं होती ना, फ्रिक्शन लेस रहता है, फ्रिक्शन नहीं होता। अपन उधर लिखे बुक में कॉपी में तो अच्छे से समझता, अच्छे से जम जाता, यहाँ पे पता नहीं। अब ठीक है, सीखूंगा धीरे धीरे। तो ये अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो ज़रूरी है, नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो आप देखोगे पुराने जितने बच्चे, मेरे पास टेक्नोलॉजी है फिर भी मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, बट अभी ज़रूरी है तो ठीक है। हाँ, तो देखो राइट इन पर्सोनम, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम एज अगेंस्ट राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज टीवी फ्रॉम बी, ए ने टीवी खरीदा फॉर ₹20,000। अब बी का क्या अधिकार है, बी पैसा रिकवर कर सकता है ए से, सिर्फ ए से, ठीक है। तो दोनों को राइट इन पर्सोनम मिल रहा है। जैसे कल चल के मैं इनको पैसा नहीं दूंगा तो यहाँ पे ये मेरे से पैसा रिकवर कर सकते, लेकिन मेरे से ही कर सकते क्योंकि मेरे अगेंस्ट इनका राइट क्रिएट हुआ। तो दोनों के राइट एक दूसरे के विरुद्ध क्रिएट होते हैं, इसको हम बोल रहे हैं राइट इन पर्सोनम। तो ए बाइज अ टीवी फ्रॉम बी फॉर ₹20,000, बी हैज अ राइट टू रिकवर दिस अमाउंट, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय बी, ये सिर्फ बी रिकवर कर सकता है, एंड ओनली अगेंस्ट ए, सिर्फ ए से रिकवर कर सकता है। दिस राइट ऑफ बी इज राइट इन पर्सोनम। और यहाँ ए को भी राइट इन पर्सोनम मिल रहा है, वहां लिखा नहीं है, बट ए को क्या राइट है, ए कैन क्लेम द टीवी फ्रॉम बी, ए बी से टीवी मांग सकता है, ठीक है। और ए ही मांग सकता है और बी से ही मांग सकता है। तो ए को भी अधिकार किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ, कि मेरा टीवी दे दो। बी को अधिकार किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ, कि मेरे को मेरे पैसे दे दो। तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ अधिकार मिल रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम, राइट इन रेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, दिया है आपको। इफ ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, एक घर का मालिक है, ही हैज अ राइट ऑफ पीसफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति उससे वो अधिकार नहीं छीन सकता, इसको हम बोलते हैं राइट इन रेम, ठीक है। तो ये अधिकार जो है, ये अधिकार राइट इन रेम कहलाएगा। तो ऐसा है, समझा क्या, समझा कि नहीं। हाँ हाँ, वो आगे आएगा, वो देखेंगे अपन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ऑफिशियल रिसीवर्स आते हैं, बहुत आगे आएगा, तो वो बात करेंगे अपन आगे। तो ऐसे सवाल आएंगे आपको, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स वगैरह है, तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि आपको किस प्रकार के सवाल पूछना है, वो भी बताऊंगा मैं। तो धीरे धीरे आएंगे ये भी, तो ये भी आपके सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होंगे, लेकिन ये बाद में आएंगे जब इंसॉल्वेंसी होती है या पैसा नहीं बचता है, तो फिर कितना पैसा किसको मिलेगा, तो ये बहुत आगे आने वाला है। एक आखिर में टॉपिक देखोगे आप 8 चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है सक्सेशन, असाइनमेंट एंड सक्सेशन। तो वहाँ पे अपन देखेंगे सक्सेशन क्या होता है। तो कल की क्लास में, कल मैंने ऊपर की क्लास में वो पढ़ाया, तो आपको टाइम है, अभी बहुत टाइम है, तो पढ़ेंगे अपन, तो वो आएगा बाद में। तो उसमें भी अधिकार मिलता है, बट उसमें फिर पूरा नहीं मिलता, उसमें प्रोपोर्शनेट मिलेगा। जिसको पैसा लेना है तो उसको प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा, क्योंकि उतना पूरा पैसा है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो प्रोपोर्शनेट मिलता है, ठीक है। तो मेरे को 10,000 लेना है और उसके पास उतना नहीं बचा है, उसके पास इतना बचा है कि सबको सिर्फ 50% दिया जा सके, तो मेरे को 5 मिलेगा। किसी को 20 लेना है तो उसको 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रोपोर्शनेट मिलता है 50%, ठीक है। तो 50% एग्जाम्पल दिया मैंने, हर केस में अलग अलग हो सकता है, उसको रेटेबल डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। आगे आएगा वो, धीरे धीरे आप सीखोगे, ये सब चीज़ें आएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, मैं ये चीज़ भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछना और किस प्रकार के नहीं पूछना। चलो अभी बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछना है आपको जो कानून के ऊपर आधारित है, ऐसे नहीं जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है,
जैसे आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा मैं कभी कि एक गुंडा आया, मेरे को मारा पीटा और मेरे से साइन करा के ले गया। अब आपको सवाल ये नहीं आना चाहिए सर ये किसी ने देखा नहीं होगा तो, या सर कैसे प्रूव करेंगे उसने मारपीट किया, तो ये सवाल नहीं आना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आपको सवाल आना चाहिए अगर ये हुआ है तो उसने उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कानून सीख रहे हैं यहाँ पे। जैसे फिर से दूसरा एग्जांपल, जैसे अपन यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों देखेंगे। अपन ये देखेंगे कि अगर सलमान खान गाड़ी चला रहा था और उसने दूसरे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो उस पर क्या सजा होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। हम ये सीखने आए हैं यहाँ। हम ये नहीं सीखना है कि सर वो चढ़ाया ये कैसे प्रूव होगा, सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा होगा तो क्या होगा, उसका ड्राइवर चला रहा होगा तो क्या होगा। तो अपन उस पर नहीं जाएंगे, अपन फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स चलते जाएंगे, ये खत्म ही नहीं होगा फिर। तो आप बोलोगे उसका लड़का चला रहा होगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ चलाएंगी तो क्या होगा, तो ऐसे बढ़ते जाएंगी फिर वो क्वेश्चंस। तो अपन उसके ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक भाई आया, उसने मेरे सर पे बंदूक रखा और मेरे से कागज पे साइन करा के ले गया, तो आप ये मान लोगे ऐसा हुआ। आप इस पे नहीं जाओगे कि ये नहीं हुआ होगा तो, या आप झूठ बोल रहे होंगे तो। अपन ये मान लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, बोले तो हुआ। ठीक है, आपको बुक में भी एग्जाम्पल लिखा होगा ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो कैसे भी प्रूव जरूर होगा, मैं ये नहीं बोल रहा प्रूव नहीं करना पड़ता, प्रूव करना पड़ता है, बट अपन ये मान लेंगे कि फैक्ट्स आर क्लियर, ये प्रूव हो चुका है कि ऐसा हुआ। ठीक है, तो अपन मान लेंगे कोई ना कोई देख रहा है, या तो आप लोगों ने देखा और आपने गवाही दे दी है, या कहीं कैमरे लगे हैं, जब कोई नहीं देखता है तो ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला है ना कैमरा, तो कैमरा देखता रहता है। तो अपन मान लेंगे ये फैक्ट्स आर क्लियर, तो अपन फैक्ट्स पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सर ऐसा नहीं हुआ होगा तो, आप झूठ बोल रहे होंगे तो। अपन क्वेश्चन करेंगे ऐसा हुआ है तो कानून क्या बोलता है। ठीक है, वो नहीं समझा तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यानी ये हुआ कि नहीं हुआ, आपको लिखा है ना क्वेश्चन में ये हुआ तो हुआ मान लेना। अपन ये नहीं करना कि नहीं हुआ होगा तो वगैरह। अपने को दिया ऐसा हुआ, ए ने बी को धमकी दिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अपन मान लेंगे ऐसा हुआ। ठीक है, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये कैसे प्रूव होगा वगैरह। ठीक है, तो अपन यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपन कानून सीखना है, ये भी करना पड़ता है प्रूव। तो ये भी कोर्ट में जब केस जाएगा तो कोर्ट ये भी देखेगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ, गवाहों को बुलाया जाएगा, फिर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत किसी नतीजे पे पहुंचेगी। आपने देखा है मूवीज में होता है ऐसा। तो अपन ये होगा जरूर, बट अपन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपन मान लेंगे ऐसा हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है वो चालू हो रहा है। ठीक है, आपको अभी तक हमने जो पढ़े इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ये ऊपर के इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। व्हाट इज लॉ, व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आने के चांस कम है। ये एक पॉइंट आ सकता है आपको, एप्लीकेबिलिटी टू बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज अदर्स। आपको पूछा जाएगा क्या सिर्फ बिजनेस को लगता है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा चांस नहीं है, एक आध बार छोटा मोटा कुछ बन सकता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर पे लगता नहीं, लगता कि नहीं लगता, ये तो वो तो मैंने आपको रीज़न से बता दिया हूँ तो याद रहेगी चीज़ें। फिर कस्टम्स यूसेज, ये कभी एक आध छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश बेकार है थोड़ी सी तो ये भी आपको नहीं समझा होगा, ये पॉइंट नहीं समझेंगे आपको। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, वाइडली नोन, रीजनेबल, लीगली बाइंडिंग, तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करना ही है। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिजल्ट क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ उसको अदरवाइज मत लेना, नहीं तो लगेगा सर ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक है, मेरी भी इंग्लिश बेकार थी, एकदम बकवास थी, पैथेटिक थी, तो इतनी बेकार थी, इतनी बेकार, और उसके पीछे मैं दोष देता था अपने स्कूल को। एक्चुअल में स्कूल हर किसी का अच्छा नहीं होता। तो आप जहाँ से आए, हो सकता है आप हिंदी मीडियम मराठी मीडियम में पढ़े होंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा आप कहाँ से पढ़े हो, सिर्फ रिजल्ट देखा जाएगा। तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, मैंने भी खुद किया हूँ और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इंग्लिश इम्प्रूव होती है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। बुक्स है बहुत सारी, नेट है, इंटरनेट पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इंग्लिश इम्प्रूव करना अच्छा रहता है काफ़ी। मैं ये नहीं बोल रहा फिर से कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पास नहीं होते हैं, बट अगर इंग्लिश अच्छी है तो और आसानी से चीज़ें क्लियर होगी। तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना ही है। ठीक है, तो ट्राई करो, खुद से करना पड़ता है, जब कुछ नहीं रहता तो खुद को करना ही पड़ता है। मैं भी एकदम बकवास स्कूल से था, तो मेरी इंग्लिश एकदम ही बकवास थी, एकदम बहुत ही बकवास। ग्रामर वगैरह का मेरे को एक्स भी नहीं आता था, ग्रामर में एक्स होता है नहीं होता, तो देखो नहीं आता था मेरे को, तो नहीं आता ना मेरे को, तो खैर तो नहीं आता था, लेकिन अपने को सीखना पड़ता है। मैं आज ये नहीं बोल सकता ना मेरी इंग्लिश ख़राब है, तो मैं ये बोल दूंगा क्या कि इंग्लिश ख़राब है क्योंकि मैं अच्छे स्कूल से नहीं था, छोटी स्कूल से था।
सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपन ये नहीं बोल सकते, या ऐसा हिंदी मीडियम में पढ़े, ये नहीं बोल सकते अपन। तो अपने को सीखना ही है, तो अपन बहाने नहीं बना सकते। बोलते हैं अगर आप ढूंढोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, और नहीं ढूंढोगे तो बहाने मिलेंगे। तो आपको बहाने नहीं ढूंढना है, आपको रास्ते ढूंढना है। और आपके पास रास्ते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा है, गूगल है आपके पास, यूट्यूब है, तो बहुत रास्ते हैं आपके पास। तो ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढो। ढूंढोगे अगर तो मिलेगी मंजिलें, ऐसा है। नहीं, ढूंढोगे अगर तो मिलेंगे रास्ते, ऐसा है। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। तो मंजिल नहीं आएगी आपके पास, आपको रास्ते ढूंढना है और वहाँ तक जाना है, ऐसा बोला जाता है। खैर ठीक है, एक आध शायरी फेंक ही देता हूँ मैं एक आध क्लास में। इस पे भी क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, द एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। फिर एक आपके बुक में जो दिया है उस पर भी क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है, जो इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ, तो वो भी मेरे बुक में नहीं है, आपकी बुक में ज़रूर है कि नहीं है? तो वो रीड किए होंगे आपने तो समझ गया होगा। फिर ये भी नहीं आएगा, स्कीम ऑफ द एक्ट, ये भी नहीं आएगा। ये सिर्फ आप पढ़ोगे क्या ये बताया। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन वगैरह, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, लेकिन आपको कई जगह पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। 2-4 बार पढ़ना है, एक बार ऐसा नहीं करना है, रटते नहीं बैठना है, वो भी मैंने बोला, समझते जाओ। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, दोनों एक दूसरे के बदले में। ठीक है, समझोगे तो याद रहेगा। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो 2 चीज़ होना चाहिए, एन एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एन एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी लिखे तो चलेगा। एन एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, चलेगा। एकदम डेफिनेशन लिखो जरूरी नहीं। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिखो चलेगा, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और वर्ड्स नहीं बदलो। ठीक है, एकदम जैसे आप एग्रीमेंट के बदले कुछ भलते ही लिख रहे तो वो नहीं चलेगा। एग्रीमेंट है ना एग्रीमेंट। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स तो वैसे ही आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वही साथ में ही है वो तो। और व्हाट टाइप ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी सेम ही चीज़ है वैसे देखे तो। आप देखोगे तो ये पूरा 1.5 और 1.6 ये दोनों एक ही चीज़ है। एक में आप एग्रीमेंट के एंगल से देख रहे हैं, एक में लीगल ऑब्लिगेशन के एंगल से देख रहे हैं। एक में आप ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार के एग्रीमेंट की बात हम कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में आप पढ़ रहे हैं किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए। ठीक है, जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक अलग एंगल से देख रहे हैं। आप एग्रीमेंट के एंगल से देखोगे तो आप ये बोलोगे कौन से एग्रीमेंट, तो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं। और ऑब्लिगेशन के एंगल से बोलोगे तो ऐसे ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए। ठीक है, तो बात वही है, सिर्फ आप दूसरे एंगल से बोल रहे हैं वो चीज़। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक एक्चुअल में है एक ही चीज़। ठीक है, और ये जो आखिरी की लाइन है ये सब सम अप कर देती है, ये पूरा समरी हो गई। ऊपर जितना भी लिखा है ये सब की समरी हो गई कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, नाइदर इज नॉर इट इज द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स। आगे पीछे हुआ तो चलता है, कभी आप एग्रीमेंट पहले लिखो ऑब्लिगेशन बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच अराइज आउट ऑफ एन विच क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, और विच ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस विच अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर विच हैव देयर सोर्स इन एन एग्रीमेंट, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट इन पर्सनम राइट इन रेम चांसेस नहीं है, पर फिर भी समझना तो है ही। फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं ये पूरे सेक्शन 10 के ऊपर आगे के आप पढ़ोगे 6 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 6 तक हम सेक्शन 10 ही पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 10 जो भी बोलता है ये अपने को समझना है, ये याद हो जाएगा आपको। सब चीज़ें जो जो मैं याद कराना चाहूँगा अपने आप याद हो जाएगी, उसकी फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है। सेक्शन 10 बोलता है क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना, एसेंशियल यानी जरूरी, एलिमेंट्स तथ्य चीज़ें, क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का मतलब है जिसको आप पूरा करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो वैलिड का मतलब है जिसको अगर आगे वाला पूरा ना करे तो आप कोर्ट का सहारा ले सकोगे, इसको हम वैलिड बोलेंगे। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक सही कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हमको होगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो इसमें एलिमेंट्स बताए गए। एक एक चीज़ अपने को डिटेल में देखना है, एक एक चीज़ पे एक एक चैप्टर है। ठीक है, तो अपन देखेंगे पूरा एक चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो इसको अपन को तोड़ना है, एक एक वर्ड इसका निकालना है जो सेक्शन 10 है, और इसी को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स या फिर फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट यानी क्या, तो देखेंगे अपन, इसके ऊपर भी चैप्टर है, हर चीज पे चैप्टर है। एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट पे अगला चैप्टर है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो चैप्टर नंबर 2। फिर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट पे चैप्टर नंबर 5, आपके बुक में दिया है चैप्टर 5, आप देखोगे तो फ्री कंसेंट है। ठीक है, तो फ्री कंसेंट यानी क्या, तो कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट यानी हाँ बोलना। ठीक है, तो ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी ने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया, ये कंसेंट हो गई, उसने हाँ बोला, इसने पूछा उसने हाँ बोला, तो इट इज कॉल्ड एज कंसेंट। ठीक है, जिसको हमने कंसेंसस एड इडम बोला था, तो वही कंसेंट है। बट ये कंसेंट कैसी होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, फ्री होना क्या मतलब है, फ्री होना यानी किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने पकड़ा, बता खरीदेगा क्या, अब वो बोल रहा हो खरीदता, तो यहाँ पे कंसेंट तो दे रहा है, हाँ बोल रहा है, बट इट इज नॉट फ्री, जबरदस्ती अपन ने उसको खरीदवाया, तो इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। तो कंसेंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होने के लिए जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेंट फ्री तब है जब जबरदस्ती नहीं बोला, या फिर उसको अपन धमका रहे हैं, बता कार खरीदेगा क्या, बता, अब वो बोल रहा हो खरीदता, तो यहाँ पे कंसेंट तो दे रहा बट इट इज नॉट फ्री। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसेंट शुड बी फ्री। ठीक है, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, किनकी, ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की, कैसी पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर भी चैप्टर नंबर 4 है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो कैसी पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वो किया गया है फ्री कंसेंट के द्वारा, किनके बीच में, तो कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में। अब कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, ये भी डिटेल में देखेंगे। कॉम्पिटेंट यानी वो माइनर नहीं होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए, 18 वर्ष के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है वो भी देखेंगे, यानी पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर डिस्क्वालिफाइड व्यक्तियों के साथ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड कौन है ये भी बहुत डिटेल में अपन देखने वाले, पूरा चैप्टर है ये एक वर्ड पे। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोला है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कुछ तो भी बदले में होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी ने बोला हाँ, तो यहां पे एक कार आई और दूसरा 1 लाख रुपए आए, तो ये दोनों एक दूसरे के बदले में है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। ए को कार के बदले में क्या मिला, 1 लाख रुपए, तो कार के बदले में मिला 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 1 लाख। ठीक है, उसके लिए कार कंसिडरेशन नहीं है, कार के बदले में, तो कार दिया, बदले में क्या मिला, वो उसका कंसिडरेशन। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, बी को 1 लाख के बदले में क्या मिला, कार, तो कार बी के लिए कंसिडरेशन है। दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न यानी वापस, तो कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए, बदले में मिलना चाहिए। तो देखो क्या बोला है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। अब ये लॉफुल का क्या मतलब है, ये भी डिटेल में पढ़ना है अपने को, कंसिडरेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पूरा डिटेल में अपन देखेंगे। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, इंटेंशन जो होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो ऐसा सुपारी वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, किसी को मारने की अपन ने सुपारी दे दी है, आपने बोले मैंने आपको डांट दिया, अरे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, आपको बुरा लग गया, आपने सुपारी दे दी है, वो एक निकलेगा ब्लैक शर्ट पहन के, तो उसको खत्म कर देना, आपने किसी को सुपारी दे दी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल, इलीगल चीज है, तो ये ऐसी चीजें नहीं करना, अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी होती है, खराब होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सुपारी हो गया, ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, ये कर भी लेंगे तो इसको पूरा नहीं करा सकते, कल चल के उसने मेरे को नहीं मारा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाओगे क्या कोर्ट में कि देखो भाई पैसे दिया था मारने के लिए, नहीं मारा, हो गया, आप ही अंदर जाओगे, तो ये पूरा नहीं कराया जा सकता। हाँ, कहाँ पे चाहिए ना, पढ़ते ना अपन, एक एक पढ़ रहे हैं अपन,
तो सब चीज़ होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। तो वो लॉफुल का मतलब ही वो है। लॉफुल का क्या मतलब है वो डिटेल में देखेंगे अपन। हर जगह लॉफुल वर्ड आएगा, देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस। तो वो लीगल ऑब्लिगेशन, लॉफुल एक्सेप्टेंस, ये सब देखेंगे अपन एक एक चीज़। ठीक है। हाँ, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बोल सकते, राइट्स एंड ड्यूटीज वो भी है वैसे, वो भी आपके राइट इन रेम ही होते हैं। वो भी फंडामेंटल जो राइट्स है आपके, वो भी राइट इन रेम है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड वगैरह, ये राइट इन रेम है। ठीक है, बट और भी राइट होते हैं, सिर्फ वो नहीं आते, और भी राइट्स आते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी के ओनर हो आप, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में कोई लेना देना नहीं है इसका। तो फंडामेंटल राइट्स तो अलग चीज़ हो गई, वो भी राइट इन रेम है। ठीक है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति वो आपसे नहीं छीन सकता वो राइट। ठीक है, जैसे आपको खुद को अपना जो भी कार्य आता है वो करके पैसा कमाने का अधिकार है, तो ये राइट इन रेम है। ठीक है, तो ये सब भी आएगा धीरे धीरे। ये आप देखोगे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वगैरह क्या होता है, धीरे धीरे आएगा। राइट इन रेम है ना, कोई भी व्यक्ति वो नहीं छीन सकता आपसे। हम्म, वो तो एक्सेप्शनल केस हो गए ना, वैसा तो हर जगह आ सकते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हो गए। जनरल रूल क्या है कि वो आपका राइट इन रेम है, कोई व्यक्ति वो नहीं छीन सकता। ठीक है, वो कानून लगा देंगे, बदल देंगे तो बात और है। तो वो कानून अगर लगा दिया, चेंज कर दिया, तो होता है कई बार, तो ऐसा रोक दिया कुछ टाइम के लिए, तो फिर वहाँ पे फिर वो नहीं लगता, तो एक्सेप्शनल केस हो गए। लेकिन तो हर जगह एक्सेप्शंस रहेंगे ही, देखेंगे अपन वो भी। तो हर जगह आप देखोगे कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर एक जगह देखोगे कि कभी कभी नहीं रहा तो चलता है, तो एक्सेप्शंस हर जगह रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक एक। तो देखो सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, यानी स्पेसिफिकली, एक्सप्रेसली यानी बाय वर्ड्स। ठीक है, वॉइड नहीं बोला होना चाहिए। वॉइड का क्या मतलब है, नॉट एनफोर्सिबल। कुछ कुछ चीज ऐसी लिखी है कि वॉइड है, यानी आप कर भी लोगे तो पूरा नहीं करवा सकते, उसको हम बोलेंगे वॉइड। वॉइड का मतलब है, वॉइड का वैसे मतलब होता है खालीपन। ठीक है, अपने मन में होता है ना खालीपन, उसको वॉइड बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अपन वॉइड का मतलब देखेंगे नॉट एनफोर्सिबल, पूरा नहीं करवा सकते। आपने कर भी लिया वादा तो भी पूरा नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे आपने अपनी फ्रेंड है उसको बोल दिए तू मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी, उसने वादा कर दी कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, तो भी ये वॉइड है। अगर शादी नहीं करने का वादा करे तो वो पूरा नहीं कराया जा सकता। ठीक है, और भी ऐसे कोई एग्रीमेंट देखेंगे, जैसे जुआ सट्टा खेलना, सट्टा खेलते हैं आप, तो सट्टा खेल लिया आपने और आपने जीत गए, आगे वाले ने पैसे नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये वॉइड है। ठीक है, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे बताए हैं, भले उसमें सब चीज़ होगी तो भी वो वॉइड है। ठीक है, तो अगर ये बोला गया है कि ये वॉइड है तो आप उसको चाह के भी पूरा नहीं करा सकते। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ये तो सेक्शन की वर्डिंग्स हुई, इसको ही अपन तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक एक वर्ड निकल के आएगा। तो देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। declared void नहीं होना चाहिए, void बताया नहीं होना चाहिए, expressly यानी by words। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि अगर आप ये कर लोगे तो भी आप पूरा नहीं करा सकते, मीन्स वो void है। ठीक है, void यानी जो आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, जो आप पूरा नहीं करवा सकते। वैलिड यानी जिसको आप पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज होगी तो आप पूरा करवा सकते हैं, इनमें से एक भी चीज नहीं है तो पूरा नहीं करवा सकते। तो ये अपन देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं एक एक करके। तो देखो एसेंशियल एलिमेंट्स, तो यही एसेंशियल एलिमेंट्स ऊपर जो दिया है वही अपन देख रहे हैं। ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एनफोर्सिबल एग्रीमेंट्स आर, ऊपर से ही एक एक चीज आ रही। पहला वर्ड है एग्रीमेंट, उसमें से निकला एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर रिजल्टिंग इनटू एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी हमने देखे। अगर इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लीगल रिलेशंस का यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो लीगल रिलेशन का मतलब वही है कि अगर पूरा नहीं करें तो हम कोर्ट जाने में समर्थ होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये सिर्फ पॉइंट वाइज दिया है, इस पे पूरा एक एक पॉइंट है, देखो दिया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फिर अगला है लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये यहाँ आएगा लॉफुल कंसिडरेशन, कहाँ गया ये कंसिडरेशन। तो एक एक पॉइंट पे पूरा अपन देखने वाले हैं। फ्री कंसेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एक पॉइंट भी समझा के दिया है और इसके बाद ये सब चीज़ों पे एक एक पूरा चैप्टर है।
तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है हर एक टॉपिक पे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए पॉइंट वाइज एक बार मैं पढ़ लेता, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो बोल दिया ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, जैसे कि ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, ये हो गया ऑफर। एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी बी उसको एक्सेप्ट कर रही, बी ने बोला हाँ, रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट बन गया। तो पहली चीज होना चाहिए एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और एन इंटेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है, सोशल इन्विटेशन था शादी में आने का, खाना खाने जाने का, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, और डिटेल में देखेंगे। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो कंसेंट तो होना चाहिए और फ्री भी होना चाहिए। तो उसने हाँ तो बोलना चाहिए, लेकिन ये जो हाँ बोल रहा है वो दबाव में आके नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मारपीट करके उससे हाँ बुला रहे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, भाई ऐसा करेंगा, तो डराते हैं अपन कभी, या कभी इमोशनल कर देते, होता है ना। तो कई बार होता है एकदम रोने पे आ गए, रोने जैसा चेहरा बनाए, फिर वो बोलता है हाँ भाई चल चलता हूँ तेरे साथ, होता है कभी कभी। तो ऐसा होता है, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके फ्रेंड आपके साथ कहीं बाहर जा रहा, आपको कहीं जाना था, आपने बोले चल जाके आते हैं, तो आप साथ में गया वो, फिर दूसरे बार आपको जाना था कहीं, आप उसको बोल रहे हैं, अब वो नहीं सुन रहा। ऐसा होता है कभी कभी कि आपका फ्रेंड नहीं सुन रहा, तो अपन इमोशनल करते, देख उस दिन मैं आया था तेरे साथ, तू ऐसा कर रहा मेरे साथ, देख लिया तेरी दोस्ती। वो बेचारा फिर बोलता है चल भाई चल, तो वो साथ में चलता है, ये इमोशनल कर दिया अपन ने। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से जब अपने इच्छा से हाँ नहीं बोल रहा हो, जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, या तो मारपीट करके या इमोशनल वगैरह करके, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कंसेंट इज नॉट फ्री। ठीक है, फिर द पार्टीज मस्ट बी लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। ये क्या होते हैं ये भी अपन देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये भी दिया है आपको, लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो देखते हैं। फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो स्मगलिंग वगैरह का ऑब्जेक्ट इलीगल है। ठीक है, तो स्मगलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। आपने बाहर से सोने का बुलियन खरीद के लाए, बुलियन रहता ना, डला, सोने का डल्ला जो होता, बिस्किट, मस्त बिस्किट पैर में डाल लिए जूते के अंदर और लेके आ गए बहुत सारे, और पैसा ऐसा कस्टम्स ड्यूटी नहीं भरे, तो ये इलीगल है। ठीक है, तो ये स्मगलिंग हो गया। तो स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट इज इलीगल, अनलॉफुल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल एंड शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जनता के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी है ना जनता का हित, तो जनहित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, बदले में कुछ ना कुछ दोनों को मिलना चाहिए। ये सब और डिटेल में अभी देखने वाले हैं अपन। एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर द एक्ट, उसको वॉइड बोला नहीं गया होना चाहिए। ठीक है, तो वॉइड अगर बोला है, वॉइड यानी नॉट एनफोर्सेबल। तो नॉट एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली यानी बाय वर्ड्स, यानी एक्ट में कहीं लिखा है कि भाई ये अगर आप कर लोगे तो भी ये पूरा नहीं करा सकते, तो इसको हम बोलेंगे वॉइड। ठीक है, फिर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टन, ये क्या होता है ये भी देखते हैं। एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, ये भी देखते हैं। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये भी आगे दिया है। फिर where agreement is required to be in writing under any law it must be in writing, where it both writing and registration are required, तो ऐसे केस में writing and registration दोनों होना चाहिए। ये देखते हैं ये भी क्या होता है। तो ये आगे दिया है, ये आगे की समरी पहले दे दी आपको, तो ये सब जो है ये समरी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये समरी है और इसको एक एक करके आगे एक्सप्लेन किया है। तो देखो पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या अभी तक? आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर और भी कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना। कोई डाउट? समझ गया सब? आगे बढ़ते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ये पहले पॉइंट यही उठाते जा रहे हैं अपन। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस। अब ये जो लॉफुल वर्ड है ना, ये क्या है, इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस उसका नाम ही है, चैप्टर का नाम है। तो इस पे पूरा अपन ये जो एक वर्ड पढ़ रहे हैं अभी ऑफर, ये ऑफर पे आपको 3-4 पेजेस पढ़ना है पूरे। ठीक है, एक्सेप्टेंस पे 3-4 पेजेस पढ़ना है, तो अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को अपन तोड़ेंगे। तो अभी अपन ने पहले तोड़ के उसका एक एक पॉइंट निकाले और इस पे एक एक चैप्टर है, और ये एक एक डेफिनेशन ऑफर को भी एक एक तोड़ेंगे अपन।
ठीक है, तो देखेंगे। तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बनना चाहिए, एग्री होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोला हाँ। तो यहाँ पे ए ने ऑफर किया और बी ने उसका एक्सेप्टेंस किया, तब जाके एग्रीमेंट हुआ। अगर उसने बोल दिया नहीं, तो ऐसे केस में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। ठीक है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनता। ठीक है, तो एग्री कब करेंगे, जब वो हाँ बोलेगा। ठीक है, मैंने आपको पूछा कि आप मेरी कार खरीदेंगे 1 लाख रुपए में, आपने बोल दिया नहीं, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप बोलते हैं हाँ, तो यानी आपने एग्री किया। ठीक है, तो ऐसा है। द एग्जेक्टिव लॉफुल implies that offer and acceptance must satisfy the requirement of the contract act in relation thereto। और ये क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे। फिर दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था, बस सोशल एग्रीमेंट करने का था, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे समझो मेरी एक फ्रेंड है, समझो क्या, मेरी फ्रेंड है एक श्रद्धा कपूर। मैंने उसको बोला था कि यार बहुत दिन से अपन डिनर पे नहीं गए। वो बोले हाँ ठीक है, मैं आती हूँ नागपुर, अपन लोग चलेंगे। अब एग्री किए थे हम लोगों ने, बस कल शाम की बात है, कल शाम को आने वाली थी। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम लोग ने, एग्री कर लिए कि उसने बोली कि हाँ मैं आऊँगी, अपन लोग चलेंगे डिनर पे। मैं पूरा तैयार व्यार होके बैठा हूँ। अब मैं रुका हूँ, देख रहा हूँ आईच नहीं, बहुत टाइम हो गया, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आईच नहीं। अब नहीं आई, मैं बड़ा बुरा लगा मेरे को। उसने बोली थी ज़रूर आऊँगी, वादा की थी कि बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, आने का वादा था, खाने का वादा था, नहीं आई। अब मैं बड़ा गुस्से में, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठाई, कुछ नहीं। दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है, मैंने उसको चिल्लाया, बहुत झापा। मैंने बोला, झापा है ना, बहुत डांटा। तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता, बस यहीं तक थी अपनी दोस्ती, बस अब मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। अब मैं बोलता हूँ मैं तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने तेरे को बोला था और तूने हाँ बोली थी। उसने मेरे को बहुत एक्सप्लेनेशन दी, बहुत समझाई कि नहीं शर्मा जी, मैं इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि पिताजी ने मैसेजेस पढ़ लिए थे, और पिताजी को तो आप जानते हैं वो एक विलन है। तो मैं बोला कुछ भी हो, वो बोली नहीं, उन्होंने बोला था अगर तू गई तो मैं भी आऊँ। तो आऊ बोलते ना शक्ति, तो उनने बोले कि मैं भी आऊँगा पीछे पीछे, तू गई कि मैं भी आता। तो मैं इसीलिए नहीं आ पाई। तो उसने बड़ा समझाई मेरे को, फिर भी मैं बोला नहीं, मैं कोर्ट में ही मिलूंगा अब तेरे को। तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन यहाँ कॉन्टैक्ट करने का ही नहीं था ना, यहाँ लीगल रिलेशन करने के लिए हम बैठे हैं क्या? तो नहीं, ये तो सोशल एग्रीमेंट था, डोमेस्टिक, घर की बात है हमारी। ठीक है, घर की डोमेस्टिक यानी सोशल एग्रीमेंट था कि भाई चलो खाना खाने चलते हैं। तो ऐसे केसेस में इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, हम वहाँ कोई लीगल रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे। ये एक डोमेस्टिक या एक ऐसे ही सोशल एग्रीमेंट था कि चलो भाई बहुत दिन से मिले नहीं तो मिलते हैं। तो ऐसे केस में कोई नहीं आएगा तो आप उस पर केस फाइल थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब हम आते हैं केस लॉ के ऊपर। मैंने आपको बोला था केस लॉज भी कानून का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पे एक केस हुआ था, वो केस क्या बोलता है इस पे हम आते हैं। एक आंटी जी थी और एक अंकल थे, इनका नाम था बेल्फोर। बेल्फोर नाम था। उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज था अपने यहाँ पे, और ये लोग रहते थे कहाँ? श्रीलंका में। ये श्रीलंका है, श्रीलंका में रहते थे उस टाइम पे। श्रीलंका पे भी इनका ही राज था। तो ये दोनों यहाँ रहते थे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घूमने जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड पता है आपको? ये इंग्लैंड है, यहाँ पे ही आ गए। ये मिस्टर बेल्फोर, ये मिसेस बेल्फोर। ठीक है, छोटे छोटे इसलिए हो गए क्योंकि दूर है ना, इंग्लैंड दूर है, दूर से छोटे दिखते, तो छोटे नहीं हुए, वहाँ आ गए वो। अब क्या हुआ, दोनों जन वहाँ पहुँचे। अब आपको पता है यहाँ पे होती है गर्मी खूब ज़्यादा, और यहाँ पे होती है खूब ज़्यादा ठंडी। जैसे यहाँ पे पहुँचे, आंटी जी की तबीयत खराब हो गई। आंटी जी को खोखला खांसी हो गया, मैंने बीमार हो गए, खोखला खांसी हो गया। अब क्या हुआ, अंकल जी कुछ टाइम तक तो थे, बट कुछ टाइम बाद उनको लगा यार मेरे को तो वापस जाना है, लेकिन ये इतनी बीमार है, इसको ऐसा लेके नहीं जा सकते, इतना लंबा सफ़र है। तो वो क्या बोलते हैं अंकल जी कि एक काम कर, तू यहाँ पे रुक जा,
और मैं जाता हूँ वापस, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है मेरे को, जॉब ज्वाइन करना है, तो मेरे को वापस जाना है। तो एक काम कर, तू यहाँ पे रुक जा, मैं वापस घर जाता हूँ और मैं तेरे को वहाँ से पैसा भेजूंगा, और जो भी तेरा इलाज है वो करा लेना, जब ठीक हो जाएगी तो तू वापस आ जाना। वो बोलती ठीक है, वो वहाँ पे ही रुक जाती। अब अंकल यहाँ पे आ तो जाते, और यहाँ पे आने के बाद भूल जाते कि कोई उनकी वाइफ थी, यानी पैसा ऐसा देते नहीं, कुछ नहीं। तो बोले तो थे, जरूर वादा किए थे कि मैं तेरे को खर्चा पानी देते रहूंगा। खर्चा पानी है ना पैसा, वो खर्चा पानी नहीं, वो अलग रहता, दू क्या वो अलग रहता, तो वो भी खर्चा पानी होता है, यहाँ खर्चा पानी पैसा। तो पैसा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। अब आंटी की तबीयत और खराब होती गई, खांसी वासी बढ़ती गई, पैसा भी नहीं था। इनको पूछा जा रहा है पैसे का, पैसा दिए ही नहीं, भेज ही नहीं रहे। अब क्या होता है, आंटी का जो ये रहता, पेशेंस रहता, खत्म हो जाता है। आंटी चले जाती कोर्ट, केस फाइल कर देती, देखो इस आदमी को, गौर से देखिए इस चेहरे को। तो अपने हस्बैंड के ऊपर ही केस फाइल कर देती कि देखो इन्होंने वादा किया था कि मेरे को पैसे देंगे और पैसे ही नहीं दे रहे। अब कोर्ट में जैसे ही केस जाता है, कोर्ट बोलता है ये तुम्हारा आपस का मामला है। यहाँ पे इंटेंशन कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं था, यहाँ पे क्या था, ये आपके घरेलू बात है कि हाँ मैं पैसे दूंगा तुमको, तुम घर वर चला लेना, या तुम दवाई दारू का जो भी खर्चा है, यानी दवाई का खर्चा है, वो खर्चा तुम देख लेना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोल दिया। तो कोर्ट ने बोला ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तुम्हारे घरेलू बात है, ये सोशल ये है, सोशल एग्रीमेंट है। देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहाँ पे लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न नहीं हो रहा, लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहे, ये तुम्हारे घर की बात है। तो यहाँ पे तुम केस फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखो, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। हो सकता है दूसरे लॉ के हिसाब से आप केस फाइल कर सको, बट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे और भी होते हैं, डाइवर्स हो गया, तो डाइवर्स में तो बहुत पैसा मिलता है। तो आपने देखा होगा ऋतिक रोशन वगैरह का केस है, सुजैन वगैरह, तो उसमें तो करोड़ों में एलिमनी मांगी गई, तो बहुत पैसा मिलता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे केस फाइल नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन दीज टू पर्सन। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और इसीलिए यहाँ पे केस फाइल नहीं किया जा सकता। और ये जो केस है इतना फेमस हो गया कि ये कानून का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो केस लॉस जो होते हैं ये भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ये केस भी पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पढ़ो, यूएई में पढ़ो, अरब कंट्रीज में पढ़ो, पाकिस्तान में पढ़ो, तो सब जगह आपको ये बताया जाएगा, ये वाला केस। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो देखो दिया है, पहले तो ये दिया है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन, इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉन्टेम्पलेट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट दिए ही हैं आपको बुक में बहुत सारे इस पे केस स्टडीज दिए। तो there must be an intention among the parties that the agreement should be attended by legal consequences and create legal obligation. Agreements of social or domestic nature do not contemplate contract. An agreement to dine at a friend's house, तो किसी को खाने पे बुलाना, is not an agreement intended to create legal relation and therefore is not a contract, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि ए ने बी को खाने पे बुलाया, जब ए पहुंचता है बी के घर पे, उल्टा हो गया, बी पहुंचता है ए के घर पे, तो देखता है कि घर पे ताला लगा है, तो क्या वो केस फाइल कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता। देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर पे आ सकता है। तो ऐसा संता का एक जोक भी है, संता को एक बार उसकी गर्लफ्रेंड बुलाती है, बोलती है कि आ जाओ, कोई नहीं है घर पे। जब संता जाता है तो ताला लगा होता है, कोई नहीं है घर पे, तो ताला लगा था, खैर छोड़ो, जान दो। तो चाय पे बुलाती हो, चलो आगे बढ़ते। हाँ, तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ये लिखना है, एग्रीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं दे डू नॉट कॉन्टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा। ये भी कैसे लिखना है ये भी बताता हूँ मैं धीरे धीरे। तो ये केस स्टडी के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो केस स्टडी वाले पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसको अलग प्रकार से लिखना पड़ता है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इतना पढ़ लेते हैं। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर,
अब ये बेल्फर यानी दोनों का नाम बेल्फर है, इसीलिए यहाँ पे दोनों का सेम नाम दिया है, ठीक है। तो अलग अलग पार्टीज रही तो अलग अलग रहता, दोनों ही बेल्फर थे, तो हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये सब क्या है, ये सब बाद में देखेंगे अपन, ये मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, कि ये साइटेशन बोला जाता है। आपको जब कोई कोर्ट में केस वगैरह होता है तो आपको इसका साइटेशन दिखना पड़ता है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये साइटेशन है, इससे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये केस कहाँ पे छपा होगा, तो ये साइटेशन है। तो अपने लिए काम का नहीं है, अपने को कभी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपने केस लॉ जरूर कोट करना है, लेकिन इतना ही करना है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ठीक है। इतना आपने लिख दिया तो सफिशिएंट है, ठीक है। और केसेस आपको लिखना पड़ेगा, केस लॉ आपको कोट करना पड़ेगा। ये नाम याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अपने आप धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या था वो बताया। मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर हु वर लिविंग इन सेलोन वेंट टू इंग्लैंड। मिसेस बेल्फर फेल इल, बीमार गिर गई वो, फेल इल, फेल यानी गिरी नहीं, बीमार हो गई, ठीक है। तो ये दोनों सिलोन में रहते थे, सेलोन यानी ये इधर था अपना, सिलोन श्रीलंका में था। वेंट टू इंग्लैंड, वहाँ से इंग्लैंड गए। मिसेस बेल्फर फेल इल, मिस्टर बेल्फर हैड टू कम बैक टू सिलोन टू ज्वाइन हिज ड्यूटीज, उनको वापस आना पड़ा क्योंकि उनको जॉब वगैरह ज्वाइन करना था। हाउएवर ही प्रॉमिस टू पे 30 पाउंड्स पर मंथ टू हिज वाइफ, उसने बोला मैं 30 पाउंड हर महीने का भेजते रहूंगा। ऑन हिज फेलियर टू पे मिसेस बेल्फर sued हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, उसने केस फाइल कर दी कि इन्होंने वादा किया था और पैसे नहीं दिए। इट वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड यानी कोर्ट ने बोला दैट इट वॉज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड द हस्बैंड नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशंस आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, ठीक है। इन कमर्शियल एग्रीमेंट्स, अब आगे का पॉइंट भी ध्यान रखो, कमर्शियल एग्रीमेंट में ये मान लिया जाता है कि आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है। कमर्शियल एग्रीमेंट है ना बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नहीं तो पता लग रहा है आपने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया और कल चल के बोल दोगे अरे मैंने तो मजाक किया था, तो ये नहीं चलेगा। आपने अमेजोन से चीज़ मंगा ली है और आप बोल रहे हो अरे तो ऐसे ही मंगा लिए थे हमने, वापस ले जाओ, नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है मान लिया जाएगा कि आपका इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, कल चल के कुछ गड़बड़ होगी तो दोनों पार्टीज क्लेम कर सकती है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे गुड्स खरीदना बेचना, ये सब ट्रांजेक्शन में मान लिया जाता है द इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट बोल रहा है, इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड यानी मान लेना, ठीक है, मान लिया जाएगा। Thus an agreement to buy and sell goods intends to create legal relationship, तो जब भी आप कोई गुड्स खरीदते बेचते हैं तो मान लिया जाएगा आपका इंटेंशन है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। एंड हेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड अदर रिक्विजिट्स अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, बाकी चीज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सब चीज है तो मान लिया जाएगा द इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कब? जब आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा आपका इंटेंशन है कि लीगल रिलेशंस क्रिएट हो, ठीक है। तो ऐसा है, इसके ऊपर एक केस भी है देखने का, बट अब एक काम करते कल देखेंगे वो, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऑडियो का नहीं पता है, यहाँ पे ऑडियो दिखेगा कैसे, ऑडियो आएगा क्या, चलो नहीं तो देख ही लेते। आ रहा है ना शायद, कम आ रहा है, ऑडियो का उपाय है अपने पास। ये केस देख लो, इसमें आपको समझ जाएगा।
ऐसा है। तो इसमें आपको ये बताया गया, इसमें थोड़े से फैक्ट्स बदल दिए गए बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें ये बताया गया है कि वो आंटी को वापस भेज देते, खुद वहाँ पे रह जाते। और फिर इसमें तो ये भी बताया गया उनको कोई और मिल जाती। तो अब ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, बट आपको मेन जो डिसीजन है वो ध्यान रखना है। दोनों में डिसीजन वही है कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो आंटी को वापस भेज रहे या खुद आ जा रहे हैं उनको वहाँ छोड़ के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ रहा है, एग्रीमेंट कैसा था उनका। ठीक है, तो ये जो केस था इसमें वही बताया गया कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तो ये बाहर का केस है, ये कहीं यूट्यूब वगैरह का है, ड्यू क्रेडिट्स के साथ, यूट्यूब से अपन ने देखा है। तो ये यूट्यूब में डाला है, तो ये वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है। हर जगह आप देखोगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर वगैरह जो ऐसे केसेस है, ये हर जगह पढ़ाए जाते हैं। इतने लैंडमार्क केसेस है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पूरा ये रूल वगैरह बेस है, तो इसीलिए हर जगह आप देखोगे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर में वही हुआ था कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्री होता है कि मैं तुमको खर्चा पानी देते रहूँगा, कि मैं 30 पाउंड्स भेजूंगा और तुम जाओ, या फिर तुम रुको मैं जाता हूँ। तो एज द केस में भी तो वो आ जाते हैं वापस अंकल, और आंटी वहाँ पे रह जाती है। अब क्या हुआ, उसके बाद वो पैसा देना भूल जाते हैं, भेजते ही नहीं, जानबूझ के नहीं भेजते। अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला, जैसे कोर्ट जाती है आंटी, तो कोर्ट ने बोला कि इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इट वाज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और इसीलिए यहाँ पे केस फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो है ये केस लॉ का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कुछ केसेस आप पढ़ोगे, तो ये भी एक केस है, एक इंपॉर्टेंट केस जो कि कानून का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब क्लास का वैसे समय ऑलमोस्ट हो चुका है, बट ये एक आखिरी एक पॉइंट देख ही लेते हैं, हो जाएगा ये पॉइंट भी, 5 मिनट है। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, बदले में कुछ तो भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए जब वादा करता है बी को कि मैं तुमको कार दूंगा, और बी वादा करता है मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ए को कार के बदले में क्या मिला, 1 लाख रुपए, बी को 1 लाख के बदले में क्या मिला, कार। ठीक है, तो दोनों के लिए ये कंसिडरेशन है, दोनों को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। जैसे एक केस हुआ था, ये भी एक्चुअल केस है। एक बार की बात है, एक सेठ जी होते हैं, बड़े अमीर होते, खूब पैसा रहता है, सोचते हैं थोड़ा कुछ धर्म वगैरह का काम किया जाए। वो भागवत कथा का आयोजन करते हैं, बाबा को बुलाते हैं, एक बाबा जी रहते हैं दूर के कहीं के बाहर के, उनको बुलाया जाता है, बहुत बड़े बाबा जी होते हैं, उनको बुलाया जाता है कि चलो भाई भागवत कथा की जाएगी तो लोगों का भी भला होगा, लोग सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म होंगे अपने, और इसीलिए बुलाया जाता है। सेठ जी का इनविटेशन आता है, बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी आते हैं और प्रवचन चालू करते हैं, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, जो लिया यहीं से लिया, जो देना यहीं देना है, सब मोह माया है। बाबा जी इधर बोलते जा रहे, उधर सेठ जी सुनते जा रहे, सब लोग सुन रहे। सेठ जी का हृदय परिवर्तन हो रहा, उनको लग रहा है यार सही बोल रहे बाबा जी, क्या बोलते हैं, कुछ लेके तो जाना नहीं है, मरेंगे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो बड़ा उनको हृदय परिवर्तन हो गया, उनको लगा यार कितनी गहरी बात बोल रहे हैं, फालतू में इतना पैसा पैसा करते रहता हूँ, ये पैसा मैं दान कर दूंगा। उनके मन में आता है, क्योंकि आखिर में लेके तो कुछ जाना है नहीं। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है, सेठ जी आते हैं उठ के और घोषणा कर देते हैं कि बाबा जी को मैं 2 लाख रुपए दान करने की घोषणा करता हूँ। बड़ी तालियां बजती है, बड़े खुश, बाबा जी का पूरा काम हो जाता है। बाबा जी पूरा प्रवचन ववचन समाप्त करते हैं, बोरिया बिस्तर समेट के पहुंच गए अपने जहाँ पे आश्रम था, वो पहुंच जाते। अब कुछ टाइम निकल जाता, कुछ टाइम बाद इधर सेठ जी फिर अपने बिजनेस में लग गए, फिर से इतने दिन में उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब फिर से उनको मोह माया वापस आ चुकी है, जो चली गई थी वापस आ गई। अब उनको फिर से पैसा 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 पैसा। अब वहाँ वो बाबा जी को याद आता है, अरे वो सेठ जी ने वादा किए थे 2 लाख रुपए देंगे, आए क्या वो 2 लाख रुपए। बाबा जी के एग्जीक्यूटिव खड़े रहते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते नहीं नहीं 2 लाख रुपए तो आए नहीं। तो बोले जाओ जाओ लेके आओ। तो वो बाबा जी भेज देते हैं, एग्जीक्यूटिव पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते बाबा के, तो अच्छा बिजनेस है मस्त। तो एग्जीक्यूटिव्स पहुंच जाते हैं सेठ जी के पास, अरे वो पैसे की बात किए थे आपने, 2 लाख रुपए घोषणा किए थे। तो बोले हाँ हाँ लिया किया तो था, लेकिन अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। उधर वो उनको लग रहा है कि यार पैसे तो मिलना चाहिए, उधर बाबा जी को मोह माया ज़्यादा होती है। तो बाबा जी बोल रहे नहीं 2 लाख रुपए तो मिलना चाहिए, सेठ जी बोल रहे नहीं मैं नहीं दूंगा। तो झगड़ा हो गया, वो बोले पैसे दो पैसे दो, बोल रहे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, दो दो नहीं नहीं दो दो नहीं नहीं, झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा होता है, कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट पूछता है क्या हुआ था। बताते हैं बाबा जी, देखो इस दुष्ट आदमी को, इसने वादा किया था मेरे को 2 लाख रुपए दान करेगा और अब ये मुकर रहा है। फिर बाबा जी को पूछा जाता है, बाबा जी आप क्या दे रहे हैं बदले में। सेठ जी ऐसा बताते हैं, तो बाबा जी कुछ भी नहीं दे रहे।
अब बाबा जी कुछ नहीं दे रहे, बाबा जी के पास कोई आंसर नहीं, तो बोला गया ये तो बदले में कुछ नहीं दे रहे। तो जब तुम बदले में कुछ नहीं दे रहे तो तुमको वो चीज कैसे मिलेगी? यहां तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बिकॉज देयर वॉज नो कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन नहीं था इसीलिए तुम रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो डोनेशन करने का वादा करना वैलिड नहीं होता। मैं डोनेशन करने के वादा करने की बात कर रहा हूं, डोनेशन कर देने की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल डोनेशन की बात नहीं कर रहे। बट प्रॉमिस टू गिव डोनेशन ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसने वादा कर दिया तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये और डिटेल में वैसे पढ़ेंगे अपन कंसिडरेशन वाले चैप्टर में, कब कंसिडरेशन वैलिड है उसमें हम देखेंगे। वादा किया और खर्चा हो गया तो फिर वहां पे रिकवर कर सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस है उसमें भी, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद वगैरह ऐसे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो धीरे धीरे उस पर जाएंगे, बट अभी बेसिक एक रूल ध्यान रखो कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ तो भी बदले में मिलना चाहिए दोनों पार्टी को। तो देखो एक बार पढ़ लेते फिर आगे का कल देखेंगे। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, तो बदले में। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज टू इट गिव समथिंग एंड गेट्स समथिंग इन रिटर्न। If A agrees to sell his house to B for rupees 5 lakhs, the consideration for A's promise is 5 lakh. तो A बोल रहा है मैं मकान दूंगा, बदले में क्या मिला? 5 लाख रुपए। और B's promise is a house, B को मिलेगा घर। This consideration is the price paid by one party for the promise of the other. The payment of money is the most common form of consideration. जनरली आप देखोगे पैसा दिया जाएगा, गुड्स लिए जाएंगे, बट जरूरी नहीं सिर्फ पैसा रहे, और भी कुछ चीज हो सकती है, प्रॉमिस भी हो सकता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, ये सब क्या होता है ये देखेंगे अपन आगे। ठीक है, चैप्टर 3 में ये और डिटेल में अपन देखेंगे। तो जरूरी नहीं कोई चीज दिखे आपको, हो सकता है सर्विस दी जा रही, ये भी कंसिडरेशन है। आपने पैसा दिया, आपको टीचिंग की सर्विस मिल रही, ये भी कंसिडरेशन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कोई चीज दिखे आपको। ठीक है, जनरली पैसा होता है, गुड्स होते हैं, बट हमेशा रहे जरूरी नहीं, कभी सिर्फ वादे भी रहेंगे। सिर्फ वादे भी कर दिए तो कंसिडरेशन है। जैसे मैरिज, मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, शादी जो होता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वादे एक्सचेंज होते हैं। आपको पता होगा तो 7 वचन दिए जाते हैं। लड़का बोलता है मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नहीं देखूंगा, छोटी को बेटी, बड़ी को माँ और बराबर वाली को बहन मानूंगा, फिर तुमको खर्चा पानी देते रहूंगा, इन्हें घर चलाने का पैसा देते रहूंगा। तो ये सब वादे किए जाते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। फिर लड़की उधर बोलती मैं भी, पूरे 7 वचन ये लड़का दे देता। अगर आपने पूरी शादी देखे होंगे वो रात भर होती है, तो उसमें ऐसा होता है 7 वचन लड़का देगा, फिर आखिर में लड़की का सिर्फ इतना काम होता है कॉपी पेस्ट, उतना बोलती है वो। तो ये हाँ ऐसे ही होता है, तो तुमने जो बोला वो मैं भी वादा करती हूँ, ये बोला जाता है आखिर में। तो ये वादे एक्सचेंज होते हैं, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए जब डाइवोर्स होता है ना, कोर्ट जाना पड़ता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, तो डाइवोर्स ऐसे नहीं ले सकते, कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, उसको अगर तोड़ना है, अलग होना है, तो फिर पैसा वैसा देके अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। ठीक है, इसीलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। आजकल तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है, अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो वो शादी की कोई मान्यता नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अब। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वही है कि जनरली मनी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, बट जरूरी नहीं मनी ही रहे, इट कैन बी इवन अ प्रॉमिस, बट इट में ऑल्सो कंसिडर ऑफ एन एक्ट, कुछ कार्य, जैसे टीचिंग, फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस यानी कुछ छोड़ देना, तो ये भी देखेंगे अपन ये क्या होता है। फॉरबियरेंस भी हो सकता है, कुछ छोड़ देना। एंड अ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस भी हो सकता है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने या नहीं करने का वादा भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, वैल्यूएबल एंड लॉफुल, तो कुछ तो भी रियल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये भी डिटेल में क्या है ये अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 का नाम ही है आपका कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।